ठीक है, एक सवाल के साथ शुरू करते हैं, देखते हैं आप लोगों को कितना आ गया है कितना नहीं। सवाल ये है कि हंसाऊं तुझे, अभी पेन का कलर कर देता हूं चेंज। हाँ, मिस्टर ए पार्टनर है, ठीक है, जो विड्रॉ कर रहे हैं रुपीज 5,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। कहाँ गए? अरे बेचारा थक गया ना, कई दिन से चल रहा है लगातार, तो इसका दिमाग भी हो गया खराब हो। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कैलकुलेट IOD @6%। फटाफट निकाल के आंसर दे दो बस। क्या कह रहे हो, मजाक है? अरे मजाक ही कर रहा हूँ, थोड़ा सा बस, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। कॉपी पे कर लो बेटा। हाँ हट जाऊं, लो। एक छोटे से क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे, है ना, क्योंकि आप लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए ना, आपको आना चाहिए कि हाँ हमें आता है। MCQ में सवाल है, कोई वैसे नहीं है। बताओ जी, देखते हैं कौन बताएगा सबसे पहले। बहुत बढ़िया जी, हमारे पास एक आंसर आया है 600। नाम लिख देता हूँ, अमीशी प्रकाश फ्रॉम DPS। मीशी नहीं, अमीशी। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं कौन जीतेगा। देखिए, जीत तो एडू स्टार की होनी है, यानी कि मेरी। नेक्स्ट। हाँ जी, कैम्ब्रिज वालों, प्रज्ञान वालों, रियान वालों, देख रहे हो, होली वालों, अर्थलाइन वालों, 5-5 स्कूलों के बच्चे हैं जी। वेरी गुड, 750 फ्रॉम कैम्ब्रिज। नेक्स्ट है जी, 750 किसका है जी? रेयान का भी, होली का भी 750 है जी। बेटा मैं स्कूलों को टारगेट नहीं कर रहा, जस्ट बता रहा हूँ स्कूल वालों को भी, देखो आपके बच्चे कितने होनहार हैं। हाँ जी, प्रज्ञान, अर्थलाइन सेम 750। हाँ जी, 600 फ्रॉम प्रज्ञान ऑल्सो। और अगर मैं अब आप लोगों से कहूं, हाँ जी, हो गया सबका क्लियर? मैंने बोला नहीं है कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बोला है ना जी। सवाल यही था भाई। चलो जी, तो जी सबका आंसर गलत है। अब आप कहोगे सर ये तो मजाक है, हमें तो आज तक यही पढ़ाया गया है। देखो, आता है आपको ये, ऐसी बात नहीं नहीं आता, बस गड़बड़ आप लोगों ने कहाँ करी है ना, क्वेश्चन को पूरा सही से समझ ही नहीं रहे हो आप क्वेश्चन क्या है। और एग्जाम में भी हम ये लोग ये गलतियां करते हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों को आज यहाँ बुलाया और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आपको चीजें आती हैं, बट आप गड़बड़ कर देते हो, और गड़बड़ जो है उस गड़बड़ को सुधारने का जो तरीका है वो समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है जी। गड़बड़ क्या है इसमें, ये पढ़ो क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, 6%। इसका मतलब क्या होता है जी? एक तो होता है रेट पर एनम वाला होता है, पर एनम का मतलब क्या है कि पूरे साल का रेट 6% है, और एक 6% बोला है तो यानी कि एक टाइम पीरियड से कोई मतलब ही नहीं है जी। अब रेट है ही कितना, 6%। बात समझ में आ रही है? अगर आपको मैं बोलता पर मंथ, रेट में पर एनम की जगह क्या बोलता, पर मंथ, तो आपको फिर ये तो करते आप एवरेज पीरियड निकालते, जो भी आपका 7.5 4.5 आया, पर डिवाइडेड बाय 12 नहीं होगा वहां पे। कंसेप्ट को समझो,
हम 12 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रेट पर एनम का होता है जी, पूरे साल का होता है, और साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए 12 से डिवाइड भी कर रहे होते हैं। बट अगर क्वेश्चन ने थोड़ा सा मजाक करके कंसेप्ट चेक करने के लिए आप लोगों का अगर पर मंथ लिख दिया तो आप हिल जाओगे, है जी। अगर आप पर मंथ में भी इंटू 7.5/12 करोगे तो गलत हो गया ना जी। बात समझ में आ रही है नहीं? या तो रेट को क्या कर लेना, पर एनम बना लो। अगर 6% पर मंथ बोला है तो साल का कितना हो गया, 72% होता है, तो 72/100 इंटू फिर 7.5/12 कर लेने, या फिर 12 से डिवाइड ही मत करना। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आ रही बात समझ में नहीं क्या? ठीक है, छोड़ दो तुम। बेटा यहाँ पे सिंपल बोला है 6%, है ना। तो अगर आप इसका सीधा सीधा करो ना, टोटल ड्राइंग कितनी हो गई हमारी 20,000 की, इंटू 6/100, बस और कुछ है ही नहीं, 1200 आंसर लो। क्या था इसमें? सीधे सीधे आंसर क्या है, 1200। भाई परसेंट अगर क्वेश्चन बोल रहा है, चाहे रेट कोई भी, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई भी है, अगर 6% बोला है इसका मतलब क्या है कि एक पूरे टाइम का है जी, कोई मंथ का या एनएम का नहीं बोल रहा हूं। वो कह रहा है कि अगर आज आप पैसे ले रहे हो कल वापस दोगे तो 6% देना पड़ेगा। समझ में आ रही है नहीं? तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना। क्लियर है ना? आए ना बेशक से, पर अगर गलती से ऐसा हुआ और आप लोग ये करके आए कोई 750, क्योंकि ऑप्शन में होंगे ये सारे आपके आंसर जो है ऑप्शन में दिए होंगे आपको, 750 भी होगा, 600 भी होगा, 1200 भी होगा, हो सकता है नन ऑफ दीज भी हो। ठीक है ना? तो सही आंसर को चुनना बहुत जरूरी है। अब ये मत करना क्वेश्चन में परिणाम दे रखा, मेरी बात को ध्यान रख के कल परसों पेपर में गड़बड़ कर दो, तो इसलिए ध्यान से पढ़ लेना कि लिखा क्या है। पर मंथ वाला जो है इतना ज्यादा नहीं आएगा, सिंपल समझो। पर अगर पर मंथ आता भी है तो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इसलिए तो पर मंथ का मतलब क्या है कि एक महीने का ब्याज है कितना, 6%। तो अगर भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको क्वेश्चन 1% ओ 6% महीने का बोल रहा है और साल में महीने कितने होते हैं 12, तो हम जो 12 से डिवाइड करते थे वो क्यों करते थे कि एक महीने का मिल जाए, फिर इंटू 7.5 क्यों करते, क्योंकि 7.5 महीने का निकालना है हमें, और जब मुझे दे ही एक महीने का वो रखा है रेट, तो फिर 12 से डिवाइड करने को लॉजिक बनता ही नहीं ना, है ना। तो अब देखो हर चीज ना आपको कराई नहीं जा सकती, बात को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हर चीज ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं कि टीचर सारी चीजें क्लास में करा दे, आपको ये चीज थोड़ी सी ना खुद अपने दिमाग का भी यूज करना पड़ेगा। कंसेप्ट आपका क्लियर है, पर आपको अपने दिमाग का फुल इस्तेमाल वहां पे करना पड़ेगा। एक तो जल्दबाजी के चक्कर में बिल्कुल मत भागना कि जी पेपर है खत्म करना है, हाँ, अरे ये तो मुझे, हम करते ही ये गड़बड़ है, अरे यहाँ से पढ़ा क्वेश्चन, अच्छा 5 जा बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अच्छा आईओडी निकालना, लो जी फटाफट करा खत्म हो गया जी। और जब पेपर से बाहर निकल जाते हैं ना, अब जैसे भाई साहब ने आंसर दे दिया था, आंसर देने के बाद कह रहे अरे इसमें तो 6% लिखा है पर एनम नहीं लिखा है। आप में से किसी ने पूछा था ना अभी पर एनम नहीं लिखा है पीछे, है ना। तो फायदा क्या भाई, जब आप पेपर सबमिट करने के बाद बाहर आके चेक करके उसको सही कर भी लोगे तो उससे कोई नंबर तो आपको मिलेंगे नहीं ना, फिर दुख ज्यादा होता है, अरे शिट ये तो आता था, आती हुई चीज नहीं। और एक चीज बताता हूँ, आजकल बच्चों के साथ सबसे बड़ी गड़बड़ क्या हो रही है ना, गलती से कोई नया अकाउंट बनाने को बोल दे। हमने जिन चीज़ों की जनरल एंट्री सीखी है, हमने लेजर अकाउंट सीखे हैं ना सब, वो जनरल एंट्रीज किस किस में सीखी है जनरल एंट्री हमने, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, इनमें जनरल एंट्री सीखी है। अब क्वेश्चन, तेरी हड्डियां तोड़ना, मैं तुझे रखवाऊंगा हेलमेट यहीं पे, भी रुक, देखने दी तुझे रिकॉर्डिंग हो रही थी, सर फोड़ूंगा आज इस बोने का, तुमने देखा है ना इसको, आज मारूंगा इसे। हाँ जी बात सुनो, अभी रिकॉर्डिंग ऐसी जाएगी, मैं काटूंगा ही नहीं इसे। समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा अकाउंट वाली जो बात मैं बोल रहा था, भैया अगर हमने अकाउंट बनाने नहीं सीखे, हर चीज का अकाउंट बनाना, क्योंकि आपके बुक में भी क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है ना। जनरल एंट्रीज करी हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाली करी थी ना, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी, ये सब करा है। अब अगर क्वेश्चन आपसे बोल दे, भाई साहब सुन लो, क्वेश्चन आपसे बोल दे कि सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट बनाओ या शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाओ, तो बहुत हैवी चीज हो जाएगी ना, है जी। हाँ जी,
अरे हाँ, बहुत ज्यादा हैवी चीज है वो। तो मैं इसीलिए आज मैंने आपको बुलाया कि मैं आज आपको वो सारी चीजें बता देता हूँ जिनमें आप गड़बड़ कर सकते हो, जहाँ पे दिक्कतें आपसे हो सकती हैं। तो शुरू करें जी। तो चैप्टर 1 से सबसे पहले दिक्कत यही थी जो मैंने आपको बतानी थी। ठीक है जी। चैप्टर 1 आपको याद है ना, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। क्योंकि आज के बाद आपकी क्लास अब सीधे 24 के बाद मिलेंगे अपन, है ना, पेपर के बाद। आराम से घर पे बैठ के पढ़ना। अब कल कल पेपर, परसों पेपर है ना, तो आराम से बैठ के पढ़ना। अब कोई क्लास व्लास के चक्कर में रहोगे फायदा नहीं है ना। पर बात समझो, अब सुनने पे ज्यादा ध्यान देना क्योंकि लिखूंगा बहुत कम। जहां लिखने की जरूरत होगी वहां लिखूंगा। चिराग को नींद आ रही है क्या? सीधे बैठ जा। अब सुनिएगा जी। बेटा चैप्टर 1 में जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, जो आपको नहीं भूलना है, वो क्या है जी? एक तो यही, रेट अगर आपका किस में दे रखा है, 6% और 6% पर एनम, इनमें बहुत फर्क होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। पर एनम जो है, चाहे 6% हो, 10% हो, या जो भी है, अगर पर एनम लिखा है तो पूरे साल का है, और 10%, 6% लिखा है, सिर्फ परसेंट लिखा है, तो वो कितने टाइम का है? वो एक टाइम पीरियड का पर्टिकुलर। तो उसमें सिंपल समझो, इसमें क्या करना है आपको, पूरे साल का लगेगा ब्याज, पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। और इसमें किसके हिसाब से लगेगा? टाइम पीरियड के हिसाब से लगेगा, ऐसे समझ लो। ठीक है, जब ड्राइंग करी तब से लेकर 31 मार्च तक का लगेगा। बात समझ में आ रही नहीं? अच्छा एक चीज और समझो, जैसे ऊपर वाला है ना 6% वाला जो है, मैंने बोला जी एक पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल दी कब? 1 अक्टूबर को। एडिशनल कैपिटल कब दी? 1 अक्टूबर को दी। ठीक है, इंटरेस्ट रेट है 6%। 50,000 रुपये दिए एडिशनल कैपिटल 1 अक्टूबर को, इंटरेस्ट रेट कितना है? 6%। तो इंटरेस्ट कितना आएगा? मैंने डेट बताई है आपको। हाँ 1 अक्टूबर बताई तो है। तो 50,000 का 6% कितना होता है? 3,000। तो 3,000 रहेगा या उसको आधा भी करोगे? गई भैंस पानी में। अभी पूरी कहानी जो बताई थी पूरी वो खत्म कर दी तुमने, तो आधा क्यों करोगे भाई? क्या मैंने बोला 6% पूरे साल का है? बोला मैंने पर एनम है? मैंने बोला सिर्फ 6% है। बात समझ लो, फिर कह रहा हूं डेट दे रखी है और 6% बोला है, तो भाई 6% पूरा, जब भी आपको लगाना पूरा 6% लगेगा। डिवाइड डिवाइड नहीं करना है। डिवाइड तभी करना है जब आपको डेट दे रखी है और क्या बोला है? रेट पर एनम बोला है। सुन रहे हो चिराग? डेट दे रखी है और रेट किस में दे रखा है? पर एनम में दे रखा है, तभी डिवाइड करेंगे 6/12। क्लियर है जी? डेट दे रखी, डेट नहीं दे रखी है, दूसरा सुन लेना, डेट दे नहीं रखी है आपको, और रेट किस में दे रखा है? पर एनम का दे रखा है, पूरे साल का। तो उस केस में क्या करते हैं? ये तो बताया हुआ है, तो सबको याद होगा। अगर आपको विड्रॉ कब किया है या आप पार्टनर एडिशनल कैपिटल कब लेके आया है, उसकी कोई डेट नहीं दे रखी, और रेट जो है पर एनम का है, तो उस केस में क्या करते हैं? 6 महीने का लगाते हैं, ये तो याद होगा। तो उसको मत भूलना कभी, उसको भी अलग समझ लो, वो अलग चीज है। क्लियर हो गया ये? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं जी। कभी कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्वेश्चन क्या बोल देता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोल देता है? थोड़ा ध्यान इधर ही रख लो, डंडा उंडा साइड में रखे तो ज्यादा सही रहेगा बेटा तुम्हारे लिए। समझ में आ रही नहीं? और रिप्लाई जल्दी दे लो। हाँ जी, क्या होता है वो? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला है तो कौन से अकाउंट में जाएगा? पी एंड एल अकाउंट में, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, है जी? तो ध्यान रखना, पी एंड एल अकाउंट में जाएगा, एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा चिराग। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली जितनी भी चीजें होती है वो किस में जाती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हैं, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही क्यों ना हो। एंट्री अगर करने को गलती से आ जाए तो वो भी किसके थ्रू करेंगे? पी एंड एल अकाउंट के थ्रू करेंगे। एंट्री क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल बीज कैपिटल, जिसको भी देना है। कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट को मत भूलिएगा। अभी पेपर में गलतियां करी थी ना आप लोगों ने, कैपिटल फिक्स थी, एंट्री सही निकाली और किसके थ्रू कर दी? कैपिटल अकाउंट के थ्रू। वो किसके थ्रू करनी है? करंट अकाउंट के थ्रू। समझ में आ रही है नहीं? ठीक है जी। तो पी एंड एल अकाउंट के थ्रू एंट्री करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट जो भी है
और दूसरी एंट्री उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट डेबिट किसको करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। क्लियर है भैया, समझ में आ गई बात। गारंटी ऑफ अ मिनिमम प्रॉफिट पता है ना, 3 केस थे, पार्टनर टू पार्टनर, फर्म टू पार्टनर और पार्टनर टू फर्म। रेशियो दे रखा है तो डेफिशिएंसी किस रेशियो में बेयर करेंगे, अगर रेशियो दे रखा उसमें, और नहीं दे रखा तो गलती मत करना। ओल्ड रेशियो इज 5:3:2। गारंटी इन भाई साहब को दे रखे तो 5:3 में तो डेफिशिएंसी बेयर होगी ना। या तो क्वेश्चन बोलेगा डेफिशिएंसी, पहले रेशियो ये था जी डेफिशिएंसी बेयर करेंगे किसमें, 3:2 में, तो 3:2 में, अन्यथा वरना ये दे रखा ही होगा आपको। तो जो उनका रेशियो उसमें ए करेगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसमें रेशियो की जरूरत ही नहीं है ना। और अगर ओल्ड रेशियो भी नहीं दे रखा और इसके लिए भी नहीं बताया कुछ, तब इक्वली लेंगे। आ रही बात समझ में। एक एडजस्टमेंट टेबल वाला क्वेश्चन आता है पास्ट एडजस्टमेंट का। अगर एडजस्टमेंट एक से ज्यादा है, मैं फिर कह रहा हूं एक है तो चलेगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो बड़ी वाली टेबल बनाना। कौन सी बड़ी वाली, जिसमें पार्टनर्स के नाम आते हैं ए बी और फर्म, ए और बी का डेबिट क्रेडिट और फर्म का बनता है डेबिट क्रेडिट, वो वाला बनाना। अगर सिर्फ ए की एडजस्टमेंट है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, दिया नहीं है, भूल गए, तो दे दो। तो देने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट। तो सिंपल क्या बनाओ आप, सिंपल बनाओ, ए और बी 2 पार्टनर है ना, तो पहले क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। इसको कितना दिया 30,000, इसको कितना दिया 20,000। तो भाई ये तो कहीं ना कहीं इनके लिए लॉस भी है, तो डेबिट भी क्या कर देंगे 50,000 को, किस रेशियो में, जो रेशियो मान लो इक्वल है, तो 25,000 25,000। तो आपके सामने सीधा आगे 5,000 का क्या आ गया, डेबिट, क्योंकि इसका डेबिट ज्यादा, और ये 5,000 का क्या आ गया, क्रेडिट, क्योंकि इसका क्रेडिट ज्यादा है। अगर एक एडजस्टमेंट की दिक्कत है तो मैं फिर कहूँ टाइम बचाना भी तो जरूरी है आपको। अगर एग्जाम में सिर्फ एक ही गलती है, वो क्या है कि आईओडी नहीं दिया, मान लो आईओडी चार्ज करना था, नहीं करा। आईओडी को क्या करते बेटा, पार्टनर्स में डेबिट करेंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि उनसे पैसा लेना है। तो पहले क्या करेंगे, फिर डेबिट, आईओडी जितना लेना 3,000 2,000 लेना है, डेबिट। अब वही चीज क्या करनी पड़ेगी उनको, क्रेडिट भी करनी पड़ेगी। भाई अगर मैं आपसे कोई पैसा ले रहा हूं, मेरे लिए क्या इनकम है, और जो इनकम मेरी है वो आपका क्या है, प्रॉफिट है, तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली मिलेगा तो आपको है ना बाद में, वो समझ में आ रही नहीं। तो आपसे अगर मैंने लिया, डेबिट हुआ, तो फिर दे देंगे वापस किस में, रेशियो में आपको। क्लियर है ना। तो सिंगल एडजस्टमेंट के लिए वाला प्रेफर्ड कर रहा हूं आपको, और अगर ज्यादा एडजस्टमेंट है, प्रॉफिट गलत बांट दिया जी, आईओसी नहीं दिया, सैलरी नहीं दी, कमीशन नहीं दिया, ये सारी चीजें, तो उसके लिए फिर आपके लिए वो बड़ा वाली जो टेबल है हमारी, वो बेस्ट है। क्लियर है जी, भूलोगे तो नहीं। इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ है तो बताओ। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में 3 चीजें जरूर ध्यान रखिएगा, क्या क्या जो माइनस करनी होती हैं। एक तो रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन, और मैनेजर जी का कमीशन। इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट क्या होता है भैया, शांति सुन ले बेटा, है ना, पेपर तेरा नहीं है ना, परसों इनका है पर, तो इसलिए चुप बैठ जा सीधे। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होता है, कुछ नहीं बोला तो 6% पर एनम, क्वेश्चन ने बोला 10% तो 10%। ध्यान रखिएगा इस बात को भी, एग्जाम में पिछले से पिछले साल गड़बड़ कर दी थी बच्चों ने। अब वहां पे ये नहीं लिखेगा कि इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड में डिसाइडेड था 10% पर एनम, ऐसे एकदम क्लियर नहीं लिखेगा कि हमने पार्टनर से लोन लिया था 1,00,000 रुपए का 1 अक्टूबर को एट एग्रीड ऑफ 10% पर एनम। ठीक है जी, ए से लोन लिया था 10,000 का, कब लिया था, 10% पर एनम के उस पर लिया था, एग्रीड किए थे हम। आगे लिखेगा बट पार्टनर भी कह रहा है कि भैया हम उसको कितना दे रहे हैं 6% पर, उसने दे दिया कितना 6% पर एनम। आपके हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होना चाहिए, 10% या 6%? अभी क्या, एक क्वेश्चन दोबारा बता दो, मुझे पता था। हाँ जी, आपके हिसाब से कितना, तो ध्यान ही नहीं है ना, एक बार में क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा है तुम्हें, रख दो इसे। ये लड़की नहीं होती ना, मैं सही में मार, इसको फेंक के मार देता ताला वाला, यहाँ से ये जो रखा है ना, ये वाला ताला जो है स्पेशली बच्चों को मारने के लिए रखा है मैंने। भाई सिंपल सी बात है, 1 अक्टूबर को हमने पार्टनर से लोन लिया, किससे, ए से, ठीक है जी, 1,00,000 रुपए का लोन लिया और एग्री किया कि 10% का रेट रहेगा, एग्रीड एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, एट द ईयर एंडेड 31 मार्च, पार्टनर बी ने जो अकाउंटिंग करी
उसमें रेट कितना लिख दिया 6% पर एनम का। क्वेश्चन आपकी राय जानना चाहता है, आप बताइए आपके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए। तो 10% होना चाहिए ना जी, तो आपको वहां पे 10% लिखना। बच्चे सोचते हैं अरे सर डीड का तो नाम ही नहीं है इसमें। बात समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि सर देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। क्वेश्चन अगर यहाँ पे ये बोल देता बट देयर इज नो पार्टनरशिप डीड बिटवीन द पार्टनर्स, लास्ट में बोल देता तो 6% सही था। बट क्वेश्चन ने ऐसा कहीं पे जिक्र किया नहीं, और एग्री कितने पे हुआ था 10% पे, तो आंसर भी क्या होगा 10%। तो इसलिए क्वेश्चन को अगर एक बार में समझ में ना आए ना तो ऐसे दोबारा पढ़ लेना, क्योंकि दोबारा वहां पे कोई समझाने वाला नहीं होगा, आपको ही समझना पड़ेगा। क्लियर है जी। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो एक तो लोन वाले पॉइंट पे आते हैं, और एक जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का निकालोगे। चिराग सुन ले भाई, थोड़ा नींद आए तो खड़ा हो जाए, कोई बात नहीं, एसी बंद करवा दूं क्या। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहा है ना नॉर्मल क्वेश्चन में, एमसीक्यू में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ ए और बी का, तो ध्यान से देख लेना, हो सकता है वो क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन ना हो। कौन सा वाला हो, इनएडिक्वेट प्रॉफिट वाला हो। याद है ना जी, अगर प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ज्यादा है तो किस में देंगे, कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। ये वाली बात आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछ सकता है, या क्वेश्चन देख के क्वेश्चन करा भी सकता है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखना, मैं बार बार इस बात को इसलिए याद दिला रहा हूं कि अभी आप भूल जाओ। समझ में आ रही नहीं, याद रहेगा। क्लियर है जी। तो चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट पॉइंट यही थे। चैप्टर 2 में बस एक अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड आपको याद होगा। वैसे तो क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूड क्या होता है जी, अगर क्लोजिंग स्टॉक कम है तो प्रॉफिट भी क्या है, कम। क्लोजिंग स्टॉक ओवर है तो प्रॉफिट भी क्या है, ज्यादा। तो हमें स्टॉक के हिसाब से नहीं, हमें प्रॉफिट के हिसाब से सोचना होता है। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है तो प्रॉफिट भी क्या हुआ हमारा, कम। तो हमें प्रॉफिट को क्या करना है, बढ़ाना है। बात समझ में आ रही है जी। अब अगर पिछले साल का और अगले साल का भी डाटा दे रखा है तो अगले साल में उसका इफेक्ट ओपनिंग पे भी पड़ेगा। तो यहां बढ़ाने के लिए प्लस किया तो ओपनिंग में क्या करना पड़ेगा, माइनस। समझ में आई बात, क्योंकि अगर पिछले साल के क्लोजिंग कम है तो अगले साल का ओपनिंग क्या हुआ होगा, ज्यादा। ओपनिंग के ज्यादा होने से प्रॉफिट क्या होता है हमारा, कम। उल्टा रिलेशन है जी। समझ में आ रही बात, ओपनिंग कम है तो प्रॉफिट ज्यादा, ओपनिंग ज्यादा है तो क्लोजिंग प्रॉफिट कम। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। गुडविल में इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड याद है, भूल गए, याद है। एक क्वेश्चन जरूर कर लेना, है ना। एक क्वेश्चन था 2022 या 23 के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, कोविड-19 का पॉइंट दे रखा था कि उसमें बेस किसको लेना है, 1 लेना है पहले 2 साल को, और उसके बाद फिर 2 3 लेना है। 1 2 और 3 और 4 तक शायद जा रहा है, 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। तो वाला क्वेश्चन कर लेना एक बार, है ना। मैंने आपको बता दिया, नहीं होगा तो मेरे से पूछ लेना। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं, बस 2 साल का जो बेस है हम जो लेते हैं, वेट जो लेना है वो 1 लेना है, उसके बाद 2 3 लेना है और 4 लेना है। तो 3 2 5 4 9 2 11 ऐसे आएगा। अच्छा, एक एडजस्टमेंट जो यहाँ पे अभी समझाइए ना ये वाली। अच्छा, एबनॉर्मल गेन को पहले से एडजस्ट नहीं कर रखा, क्या करोगे, है जी। क्वेश्चन में एबनॉर्मल गेन का पॉइंट है, और लेकिन एबनॉर्मल गेन को पहले से हमने कुछ किया ही नहीं, ना प्लस किया ना माइनस, तो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि जी इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग, तो ध्यान देना इंक्लूडिंग पे। अगर क्वेश्चन ने बोला इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000, तो इसका मतलब क्या है, कर रखा है ना पहले से, एडजस्ट कर रखा है, तो क्या कर दोगे उसको, प्लस। ठीक है जी। अच्छा, बोल दे 25,000 रुपए का एबनॉर्मल गेन है, एक्सक्लूडिंग बोल रखा है, एबनॉर्मल गेन ऑफ 25,000 एक्सक्लूड कर रखा है, एक्सक्लूड है। प्रॉफिट आपको दे रखा है क्वेश्चन ने, सपोज प्रॉफिट इज 1 लाख, ब्रैकेट में लिखा है एक्सक्लूडिंग 25,000 एबनॉर्मल गेन, तो उसका कुछ नहीं करेंगे। बट इंक्लूडिंग बोलता तो माइनस कर देते, क्योंकि एबनॉर्मल गेन को गुडविल के लिए हम पॉइंट को नहीं वो करते हैं, तो उसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। सिर्फ कब, जब वो एडजस्ट हो रखा होगा तो उल्टा करेंगे, रिवर्स इट। अगर एडजस्ट नहीं हुआ है तो क्या कर देंगे उसको, तो क्या कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर एडजस्ट नहीं हुआ है तो कुछ नहीं करेंगे, एडजस्ट हो गया तो उल्टा कर देंगे। लेकिन सेम ध्यान से सुन लो एक और बात, अगर सैलरी कमीशन का पॉइंट दे दिया क्वेश्चन ने, एनुअल सैलरी पार्टनर की इतनी दे रखे, ये सब पॉइंट दे रखे हैं, तो उस केस में क्या करते हैं हम उसको
माइनस करना ही करना है, चाहे वो बोलेगा नहीं आपसे कि हमने इसको माइनस किया है नहीं किया है। सैलरी का पॉइंट दे रखा है, इसका मतलब उसको क्या करना है, एडजस्ट करना है। समझ में आई बात? बट क्वेश्चन ने बोला कि ऑलरेडी एडजस्टेड, तो कुछ मत करना। ये बातें तो बहुत बार बता चुका हूँ, कई बार रिपीट कर चुका हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। लेकिन जब आप चलते हो ना बेटा तीसरे चैप्टर पे चिराग, तीसरा चैप्टर पता कौन सा हमारा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो पहले टॉपिक होते हैं ना, ये न्यू रेशियो निकालना, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना, इनमें दिक्कत नहीं आती। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में दिक्कत आती है क्या? उसके क्या होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल उसका? क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो, डेबिट इन रेशियो, यही तो करते हो, यही तो करते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। पर ध्यान रखना कभी पार्टनर की गुडविल दे दे किसी की, तो वहां पे टोटल गुडविल ऑफ द फर्म जरूर निकाल लेना। वो निकालना बड़ा मुश्किल होता है नतालिया, पता है? अगर आपकी गुडविल 40,000 है और आपका शेयर है 1/4, तो फर्म की गुडविल 1,60,000 आएगी। कैसा है आपको पता ही नहीं है, आपको पता चलेगा ना चला? अरे लो भैया 40,000 है और पार्टनर का शेयर 1/4 है, तो टोटल कर लो ना, 1 के बराबर कितना होगा, रेसिप्रोकल कर लेंगे इसका, तो कितना हो गया 1/60, 1,60,000 मतलब, तो 1 इज इक्वल टू 1,60,000। समझ में आ रही है जी? तो जब भी आप क्रेडिट इन ओल्ड डेबिट इन न्यू से करोगे तो ध्यान रखिएगा कौन सा वाला करना है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। पर जब इसमें एक पॉइंट आता है ना, वहां बच्चे कहते हैं अच्छा यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन ने लिखा जनरल रिजर्व डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो कोई एंट्री होगी क्या? होगी? अरे मना कर रहा है कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। अच्छा जनरल रिजर्व को करते क्या है वैसे? कोई भी रिजर्व है, जनरल रिजर्व हो या स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का, जो पी&एल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट बैलेंस हो, लॉसेस जितने भी है, इनका ट्रीटमेंट तो यही है ना जी, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट ऑफ करना, यही सीखा था। बट क्वेश्चन ने मना कर दिया आदित्य जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो नहीं करेंगे, है? तो ध्यान रखना, इसलिए सारे पॉइंट्स एंड टाइम पे आपको रिकैप कराने के लिए आज बुलाया कि भैया पिछले साल एक दीदी करके आई थी, मैं नाम नहीं लूंगा, है ना, दीदी तक वीडियो पहुंच जाएगी, दीदी समझ जाएंगी, वैसे समझ रहे हो? तो वो क्या करके आई थी, उन्होंने कहा अरे सर मना, मैं बाद में पूछा बेटा ये एंट्री क्यों नहीं करी? सर क्वेश्चन नहीं तो मना किया है, और पूरे साल के मैंने एसटीसी कराई थी तुम्हें समझा समझा के, फिर तुमसे भी यही बात बोलनी पड़ेगी। तो मेरे को कल एहसास हुआ रात को सोने से पहले कि इनको बता देता हूँ भाई, वरना बाद में ये बोल देंगे, इसलिए मैंने मैसेज डाला आपको, इसलिए आज बुलाया। और जो नहीं आए उनको ठीक है, वो वीडियो देख लेंगे, अगर देखेंगे तो, नहीं देखेंगे तो देखो मेरा क्या जाएगा, सुनने की तो आदत हो गई है हमें तो, है ना जी, कोई भी कुछ भी सुना के चला जाता है। बताऊंगा तुम्हें लास्ट में, कल मुझे एक ने सुनाया, क्या सुनाया वो बताऊंगा। चलो जी, तो भैया याद रखना क्या करेंगे उसमें, तो 2 तरीके बताए थे आपको, क्या क्या जल्दी बताओ। देखिए जी आपको सिंपल सी बात बताता हूं, है ना, बैठ जाता हूं थोड़ा सा। पहला पॉइंट बताओ जल्दी क्या था? अगर क्वेश्चन ने रिजर्व वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करने को मना करा है, अगर सिर्फ इकलौता रिजर्व है, जनरल रिजर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है चिराग, अगर सिर्फ रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, तो उसको क्या करेंगे, सिंपल, उसका रेशियो क्या है भाई, क्रेडिट बैलेंस है। देखिए हमें कैसे सोचना है कि पहले क्रेडिट करेंगे डेबिट, उसके बैलेंस के हिसाब से समझो, रिजर्व का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट। तो हमें वो क्या करना है, पहले पार्टनर्स को देना है, पार्टनर्स को देना है, देंगे तो क्रेडिट ही करना पड़ेगा ना जी, तो उसको पहले क्रेडिट करेंगे पुराने रेशियो में, और फिर वापस सेम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे नए रेशियो में, जैसे ये किया था। समझ में आ रही है बात? सपोज ओल्ड रेशियो 3:2 है, 50,000 का रिजर्व है तो बांट दे 30-20 आया, और न्यू रेशियो क्या है हमारा इक्वल है तो 25-25 आया, तो ये हमारी एंट्री आ गई कि जी बी इज कैपिटल डेबिट टू ए इज कैपिटल। क्लियर है? अच्छा सिर्फ जरूरी नहीं है कि जनरल रिजर्व के लिए पॉइंट बनेगा बेटा, पी&एल अकाउंट के दोनों बैलेंस होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। अभी कुछ दिन पहले पेपर लिया था, उसमें एमसीक्यू में एक सवाल था, पहला ऑप्शन जो था, दो क्वेश्चन थे, और में था, एक में ही सेम में, एक में दे रखा था डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्या दे रखा था, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस, बट क्वेश्चन ने कहा जी उसको वो खत्म नहीं करना चाहते, राइट ऑफ नहीं करना चाह रहे भाई, उनका लॉस वो नहीं खत्म करना चाह रहे, उनकी मर्जी। तो क्या करोगे, पहले लॉस है ना, तो लॉस को क्या करोगे पहले, डेबिट, लॉस का बैलेंस डेबिट होता है ना, तो पहले क्या करेंगे, इसलिए डेबिट इन ओल्ड रेशियो, क्रेडिट इन न्यू रेशियो।
समझ में आ रही है बात। अगले ही केस में और वाले में क्या दे दिया कि 1 लाख का प्रॉफिट है, उसको भी वो क्या नहीं करना चाह रहे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे, खत्म नहीं करना चाह रहे। तो उसके लिए क्या करते हैं, क्रेडिट इन ओल्ड और डेबिट इन न्यू। बस एंट्रीज क्या हो जाती, उल्टी हो जाती। यहाँ पे क्या आ रही है मेरी, अभी बी टू ए आ रही है, अगर उल्टा करूंगा तो ए टू बी हो जाएगी। पर ध्यान रखना करना कब है, हमेशा मत करना, जब डिस्ट्रीब्यूट करने को मना करे तब करना। अच्छा ये वाली चीज अगर एक ही पॉइंट है तो ये हो गया, लेकिन सर अगर एक से ज्यादा आइटम दे रखी है, एक से ज्यादा मतलब एक रिजर्व दे रखा है और 2 लॉस दे रखे हैं मान लो, या दो, एक रिजर्व एक प्रॉफिट और एक लॉस दे रखा है, तो उसमें बेस्ट तरीका क्या है, सबके लिए अलग अलग एंट्री मत करना, एंट्री एक ही मांगता है वो। अच्छा इसको बोलेगा कैसे, या तो मना करेगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या तीनों रिजर्व दे के कहेगा पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। तो एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए फिर वैसे ज्यादा दिमाग मत लगाना है ना, बात समझ में आ रही नहीं। आप एडजस्टमेंट एंट्री वैसे भी बना सकते हो जैसे डेबिट क्रेडिट वाला, पर मैं उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिला रहा आपका। तो उसके लिए सिंपल तरीका है नेट इफेक्ट। स्टेप 1 कैलकुलेट नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ। प्रॉफिट्स और रिजर्व्स को प्लस कर लोगे, उनका बैलेंस प्लस का होता है, लॉसेस का क्या होता है माइनस का, नेट करके जो बैलेंस आएगा या तो पॉजिटिव आएगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा लॉस कम होगा, या नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव आए तो क्या करोगे, क्रेडिट इन ओल्ड डेबिट इन न्यू, और नेगेटिव आए तो उल्टा कर देंगे, डेबिट ओल्ड क्रेडिट इन न्यू। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा ये वाले के लिए कि आप इसमें गेनिंग सेक्रीफाइस के थ्रू जाओ, ठीक है ना। आप करने को कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, गेनिंग रेशियो निकलवा अलग से निकाल लो, पर एंट्री के लिए हमेशा यही फॉलो करना, गड़बड़ नहीं होगी, आपकी एंट्री गलत नहीं होगी कुल मिला के। पर प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर प्रॉफिट है तो पहले क्रेडिट करेंगे फिर डेबिट करेंगे। रटवाया नहीं, मैंने पहले ही समझा दिया, प्रॉफिट का बैलेंस ऑब्वियसली बात कैसा होता है, क्रेडिट, तो इसलिए पहले क्रेडिट होगा फिर डेबिट होगा। और लॉस है तो डेबिट बैलेंस होता है ना पहले, तो उसको पहले डेबिट करेंगे और फिर क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। समझ में आ रही बात। अच्छा ये वाली चीज ना उसमें भी आ जाती है रिवैल्यूएशन के साथ भी, कि पार्टनर्स ने डिसाइड करा नॉट टू रिवाइज्ड बुक वैल्यू, वो बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते, रिवॉल्यूशन में जो बुक वैल्यू है उसको चेंज नहीं करना चाहते, तो उस केस में क्या करोगे, सेम पहले क्या निकालेंगे, नेट इफेक्ट। सपोज बिल्डिंग पहले 1 लाख की थी, अब हो गई 1,40,000 की, तो 40,000 का क्या है जी, प्रॉफिट है लॉस है, प्रॉफिट है ना, तो साइड में लिख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट बिल्डिंग 40,000। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पहले 1 लाख का था, 75,000 हो गया, तो 25,000 का क्या है लॉस, तो कंप्यूटर 25,000 माइनस कर दिया जी। क्रेडिटर्स पहले थे 70,000 के, अब हो गए जी 30,000 के, तो 40,000 क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो प्लस कर दिया, बस और नहीं है कुछ भी। तो 40 40 80 माइनस 25 कितना हो गया, आई थिंक 55 ना, 55। तो पॉजिटिव का आया, तो सेम क्रेडिट इन ओल्ड और डेबिट इन न्यू। बोलो बात समझ में आई। क्या बोला, एडजस्टमेंट एंट्री होती है ना भाई। रिवैल्यूएशन कब बनता है, जब आपकी एसेट्स की वैल्यूज क्या हो रही हो, रीएसेस या रिवैल्यू कर रहे हो आप। पर आप तो कह रहे हो कि भाई हम क्या कर, यहाँ पे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनता है। भाई सुन लो, कभी गलती से क्वेश्चन बोल दो आपको ये क्या नई चीज आ गई, यहाँ पे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बन जाता है, पर वो बनता कैसे ये समझ लो। पहले क्या करोगे, अभी मैंने 3 बातें बताई थी आपको, आपने बनाया रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट, हाँ है ना। बताओ जी पहले क्या करा आपने, बाय बिल्डिंग 40,000, बाय क्रेडिटर्स 40,000, टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर जो भी है कितने का 25,000, ये आया जी, ये आया प्रॉफिट, आया लॉस, मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन लिख देता हूं भाई, मैं एंड टाइम पे कुछ छोड़ना नहीं चाह रहा कि हाँ ये है नहीं, वैसे आता नहीं ज्यादा, पर फिर भी भैया कभी तुम्हारी किस्मत अच्छी हो। 80 माइनस कर कितना आया जी 55, किस रेशियो में बांटते हैं जी, चलो ए और बी 2 पार्ट और 3 2 में बांट दो फटाफट, कितना आया 33,000 और 22,000। समझ में आ रही है जी। ये करने से हुआ क्या, हमारी एसेट्स की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। अगर मैं इतना करके छोड़ दूं, ये तो रिवॉल्यूशन अकाउंट है ना जी, इतना करने का मतलब है कि मैंने बिल्डिंग को क्या कर दिया,
40,000 से बढ़ा दिया, समझ में आ रहा है। क्रेडिटर्स क्या हो गए, 40,000 से कम हो गए, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 25,000 से कम हो गया, यही तो हुआ। पर मना कर रहा है भाई, बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करने के लिए बोल रहा है ना, तो इसको क्रॉस में ले आओ, ऐसे फिर से कम कर देते हैं लोग। अब बिल्डिंग को कम करेंगे तो लॉस होगा, बिल्डिंग को कम करोगे तो लॉस होगा ना भाई, 40 का, वो भी 40 का, और ये भी 25 का, तो कहीं ना कहीं आपस में सारी चीजें खत्म हो गई, नहीं हो गई, हो गई। पर अब जो यहाँ पे अमाउंट आया 55, इसको किस में बांटोगे, न्यू रेशियो में। किस में बांटेंगे, न्यू रेशियो में, और न्यू रेशियो मान लेते इक्वल है। बताना कितना आएगा, 27,500, 27,500 है ना भाई। अगर मैं आपको बोलूं, जो हम बोल रहे थे ना अभी, क्रेडिट इनवॉल्व डेबिट इनवॉल्व, वही तो किया है। आपने नेट इफेक्ट निकाल लिया 55,000, फिर इसको क्या करा, क्रेडिट करा ओल्ड रेशियो में, और डेबिट किस में कर दिया, न्यू रेशियो में। तो अगर आप देखो 33 माइनस 27,500 कितना होता है, 5,500। तो 5,500 से ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, पहले वाले क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है इनका, और ये 5,500 से क्या हो जाएंगे, डेबिट। चीज वही है, बस ये अकाउंट की अगर कभी गलती से बोल दे, है ना जी, कोई बाद में कहें बच्चे आके कि आपने सिखाया ही नहीं, आपने तो पढ़ाया ही नहीं। आ रहा है कुछ याद, याद दिला दूंगा अभी सब। क्लियर है यहां तक, तो ध्यान रखिएगा। इसका मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन नाम देता है और कुछ नहीं, पर ये आपके नॉर्मली सिलेबस में आता नहीं है। पर अगर कभी गलती से बोल दे भाई, क्वेश्चन का कोई भरोसा थोड़ी है, एनसीईआरटी में तो है ही ना, पहले से भी है, उसमें भी है। पर बुक्स में से हटा दिया तो कल को पेपर में दे दे, तुम कहो अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया जी, है ना जी, मैथ के पेपर की तरह हो जाए फिर, क्या जी पेपर बहुत मुश्किल था। ठीक है भाई, एक मेमोरेंडम रियलाइजेशन भी बनता है, याद है तुम्हें, बोलो ये भी नहीं सिखाया, आज सिखाता हूं ना सब, एंड के लिए रखी हुई थी ये सारी चीजें। शेयर्स में कैश बुक होती है, पता है तुम्हें, पता है तुम्हें, नहीं पता, नहीं पता, आज बता दूंगा भाई। एसी बंद कर दे यार, ठंड सी लग रही है वो। बताओ जी, यहां तक कोई दिक्कत, थर्ड चैप्टर में और तो कुछ था नहीं भैया इसके अलावा, तो ध्यान रखना ये वाला, ये कब यूज होगा, कब यूज होगा, जब क्वेश्चन बुक वैल्यू को चेंज करने के लिए मना करेगा। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो नॉर्मल एंट्री करनी है, नॉर्मल एंट्री तो आती होंगी, एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट ना, डेबिट करते हैं, और हाँ डेबिट करते हैं। क्यों खराब कर रहे हो इसे, पता है कितनी मेहनत से टेप लगाई थी मैंने, लाओ इधर, पूरे डंडा की रेड मार दी, बताओ पागल सी, घुमा घुमा फाड़े जा रही है भाई घंटा सु। हाँ जी बताओ, क्लियर है यहां तक, समझ में आ गया जी। एंट्री बता दो चलो, एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं जी, डेबिट, घटती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। अरे मॉडर्न अप्रोच है ना। अभी एक बच्चे का पेपर कराया था मैंने, क्वेश्चन ने बोला था लास्ट में पास ने से जनरल एंट्री, भाई साहब पूरा अकाउंट बना के बैठे हुए हैं आराम से, क्लियर जी हो गया। अब मैंने लेके ऐसे फट से काट दिया, कैसा क्यों, सही आप चेक कर लो। मैं कि हाँ बिल्कुल सही करा होगा, तूने अकाउंट बनाया सही करा होगा, पर क्वेश्चन ने बोला क्या था, जनरल एंट्री करने को। तो भैया जब जनरल एंट्री का क्वेश्चन आए तो जनरल एंट्री करना, इसीलिए मैंने 100 बार कह दी भैया पहले लास्ट लाइन पढ़ा करो, पेपर ने मांगा क्या है, समझ में आ रही है नहीं। तो पेपर की लास्ट लाइन पढ़ने के बाद हमेशा क्या करना शुरू, ऊपर से सीधे बैलेंस शीट से। अगर आप बैलेंस शीट की साइड से शुरू करो, सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में क्या क्या दिखेगा, जल्दी जल्दी बताओ। कैपिटल दिखेगी, कैपिटल कोई जनरल एंट्री होती नहीं, रिजर्व वगैरह दिखेंगे, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स में क्या करते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट, है ना। तो एंट्री क्या होगी जी भाई, रिजर्व और प्रॉफिट अगर दे रखे हैं उनका बैलेंस कैसा होता है, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट। तो खत्म करने तो क्या करोगे, डेबिट, तो एंट्री क्या बनेगी, रिजर्व और प्रॉफिट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो में। उसके अलावा उसमें और क्या दे रखा है, मान लो क्रेडिटर्स दे रखे हैं, वो दे रखे हैं, छोड़ के आगे बढ़ो। रिजर्व प्रॉफिट अगर हैं तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बस उनकी एंट्री कर दी इधर से। लाइबिलिटी साइड में किसकी एंट्री होती है, एक तो गुडविल की होती है, P&L की होती है, और अगर कोई लॉस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, उनकी होगी।
इन तीनों की एंट्री ऊपर करके आओगे, उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट जो दे रखे उनको एक एक पढ़ते रहो। जैसे बिल्डिंग है जी, बिल्डिंग बोला है रिवैल्यूड एट रुपीज दिस, तो बिल्डिंग की एंट्री कर लो। पहले 1 लाख की थी, रिवैल्यूड एट रुपीज 1,25,000, तो क्या हो रही है 25,000 से बढ़ रही है, तो बढ़ने की एंट्री कर दो। क्या है होगी बिल्डिंग काउंट डेबिट टू रिवैल्यूशन, बिल्डिंग बढ़ेगी तो एसेट बढ़ रही है तो डेबिट करोगे टू रिवैल्यूशन ही होगी ना। या फिर और कोई चीज है लायबिलिटी घट रही है तो उसकी एंट्री कर दो। ऐसे तो किए हैं क्वेश्चंस। गुडविल का पॉइंट है जी, फटाफट उठाओ, क्रेडिट ओल्ड डेबिट न्यू कर दो। पार्टनर आ रहा है जी, कैपिटल आ रहा है जी, एंट्री कर दो, बताओ क्या होगी। पार्टनर आ रहा है, बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट टू उसकी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है तो, नहीं ला रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, किसके थ्रू करेंगे करंट अकाउंट के थ्रू कर देंगे। इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को दे देंगे सीधा। कुछ नहीं बोला तो ओल्ड रेशियो क्या है सैक्रिफाइस रेशियो, बताया ना ये नॉर्मल केस है। तो क्वेश्चन ने बोला कि 1/5 के लिए आ रहा है, वो भी पूरा किससे ले रहा है ए और बी से ले रहा है बराबर, तो सैक्रिफाइस रेशियो बराबर आ गया, निकालने की जरूरत ही नहीं है। 3:2 में ले रहा है जी तो 3:2 आ गया, निकालने की जरूरत ही नहीं है। पूरा पूरा ए से ले रहा है जी तो भी निकालने की जरूरत नहीं है। तो निकालना कब है सैक्रिफाइस रेशियो, कब निकालोगे जब आपको ओल्ड और न्यू दोनों रेशियो दे रखे हो। जब क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू रेशियो दोनों ही दे रखे हो तब आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा, वरना जरूरत ही नहीं है। आ रही है बात समझ में। तो ध्यान रखना, अगर प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर ला रहा है तो एंट्री क्या होगी, पहली बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल और दूसरी प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स की कैपिटल। और अगर नहीं ला रहा तो करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बात समझ में आ गई नहीं, क्लियर है। अच्छा, अगर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा पार्टनर को दे दिया, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे दिया, अब वो उसको घर लेके जाना चाह रहा है तो रोक लोगे तुम। प्रीमियम फॉर गुडविल हमने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया, एंट्री क्या करी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल, है ना। अब अगर वो विड्रॉ करना चाह रहा है हाफ ऑफ द अमाउंट, क्वेश्चन कह देगा हाफ ऑफ द अमाउंट विड्रॉ कर लिया या पूरा अमाउंट विड्रॉ कर लिया, तो क्या करोगे एंट्री नॉर्मल। बेटा देखो गुडविल का पैसा निकालने का मतलब क्या है, नॉर्मल एंट्री है किसकी, विड्रॉ की या ड्रॉइंग की, कि वो पैसा लेके जा रहा है नॉर्मली, इतना ही और कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू कैश या बैंक। ध्यान रखना इस बात को, कभी सोचो उसमें भी कब गड़बड़ कर देते बच्चे। अभी जो एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल, उसका उल्टा कर देंगे, गुडविल लेके जा रहा है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग एंड टाइम पे ऐसी गलतियां मत करना, ठीक है जी। IFR और WCR तो याद हो गई सबको, अच्छे से पढ़ लेना बेटा एक बार और, चाहो तो इसकी एक वीडियो पड़ी हुई है वो भी देख लेना। वैसे है क्या, तुम्हारे लिए जरूरत नहीं है वीडियो की, है ना, फालतू में व्यूज बढ़ेंगे क्या फायदा देखोगे तो। पर कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। क्लेम की बात करें, WCR को हमेशा खत्म करना है। WCR को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अगर क्लेम है तो जितना क्लेम है उतना क्लेम क्रेडिट कर देंगे, नहीं है तो पूरा पूरा बांट देंगे। क्लेम है तो जितना क्लेम में गया उतना क्लेम में डाल देंगे, बाकी पार्टनर्स में बांट देंगे। क्लेम ज्यादा है तो डेबिट किसको कर देंगे, रिवैल्यूएशन को, डायरेक्ट पार्टनर्स को मत करना। फिर रिवैल्यूएशन का जो है उसको बांटना मत भूलना। समझ में आ रही है। कुछ बच्चे बेवकूफ़ी करते हैं कि जो पॉइंट था ना अभी बता रहा बैलेंस शीट वाला, अभी बैलेंस शीट वाले पॉइंट्स की बात कर रहा था ना, तो उसमें पॉइंट आया कौन सा, WCR का, नीचे क्लेम भी था, क्लेम ज्यादा था WCR कम था, तो वहां पर रिवॉल्यूशन आएगा डेबिट में, तो उसकी एंट्री पहले अलग कर देंगे कि रिवॉल्यूशन खत्म करने के लिए डेबिट, वो डेबिटर्स खत्म करने के लिए क्रेडिट और पार्टनर्स को डेबिट। और फिर जो 4 एंट्री नीचे बिल्डिंग क्रेडिटर्स की अभी बताई थी, फिर उनका रिवॉल्यूशन जो है उसको अलग एंट्री करने जाएंगे। बेटा जब आप कंबाइन क्वेश्चन करते हो तो सारा रिवॉल्यूशन का जो भी बैलेंस होता है वो एक साथ ही आता है। सिंपल सा एक T फॉर्म में अकाउंट बना लेना रिवॉल्यूशन का, सिर्फ अमाउंट लिख लेना, क्रेडिट के एक साइड में डेबिट के एक साइड में, बैलेंस इधर बचा तो रिवॉल्यूशन टू पार्टनर्स कैपिटल, इधर बचा तो पार्टनर्स कैपिटल टू रिवॉल्यूशन एंट्री हो जाएगी। सिंपल, और कुछ नहीं है। क्लियर है जी, समझ में आ गई बात। इसके अलावा थर्ड चैप्टर में कुछ है तो बताओ, है ना, पूछो क्या। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बड़े मुश्किल है बेटा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल चैप्टर 3 की हो, 4 की हो, 5 की हो, 6 की हो। 6 में कराएगा नहीं, 5 में हो, 4 में और 3 में ही कराएगा तो क्या है मेरे को बता दो, बस याद दिला दो मेरे को। मैं पता नहीं क्यों, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम लोग सब भूल गए हो।
है ना? मुझे गलत साबित कर दो जल्दी, मैं चाहता हूं मैं गलत हूं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जल्दी बताना जी। 3 स्टेप बताए थे शायद, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, 3 ही थे ना? 3 तो स्टेप थे। पहला स्टेप क्या था? बहुत बढ़िया, पहले निकालो जी टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, ऑफ न्यू फर्म लिखता हूं, क्या लिखेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। दूसरा स्टेप क्या है? बहुत बढ़िया, लो डिस्ट्रीब्यूट टोटल कैपिटल इन, बहुत बढ़िया, इन न्यू पीएसआर। भाई इसको नए रेशियो में बांट दो, है ना? अकाउंट बना रहे तो एज अ बैलेंस सीडी लिख दूं, लो एज अ बैलेंस सीडी। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना एज अ बैलेंस सीडी, कर दिया। अब भाई आपने जब बैलेंस पहले से लिख लिया, अब डिफरेंस कहां भेजोगे? हम जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं सारी चीजें बैलेंस करने के बाद जो लास्ट में बैलेंस आता है वो कहां जाता है? बैलेंस सीडी में। अब बैलेंस सीडी तो हम पहले से लिख चुके हैं, तो अभी जो डिफरेंस अमाउंट है वो किस में चला जाएगा? बहुत बढ़िया, ट्रांसफर डिफरेंस अमाउंट किस में, जल्दी बता दो? इनटू कैश या बैंक और करंट अकाउंट, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे। आपकी मर्जी है जी। फिर तो मोस्ट प्रेफरेबल जो है उस टाइम पे जो है करंट अकाउंट में डाल देना, ठीक है ना? क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है तो करंट अकाउंट में डाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्वेश्चन ने बोला है कैश या बैंक तो कैश या बैंक, करंट अकाउंट तो करंट अकाउंट। समझ में आ रही जी बात? बोलो बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत? दिक्कत पता है इन दोनों स्टेप में नहीं है, अगर पहला स्टेप आ गया तो। पर पहला स्टेप तो सबसे मुश्किल है ना जी? शर्म ना आई गर्दन ऐसे ऐसे हिलाने में, है ना? बताओ जी पहला स्टेप कैसे निकाल? एक एक चैप्टर की बात करूंगा बेटा, पहले चेंज इन पीएसआर की बात करते हैं। बताओ, चेंज इन पीएसआर में टोटल कैपिटल के 2 ऑप्शन है हमारे पास। पहला वाला पता है क्या है? टोटल कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन, समझ रहे हो? क्वेश्चन में टोटल कैपिटल दे रखी होगी, अगर क्वेश्चन में टोटल कैपिटल दे रखी है तो अपना दिमाग लगाना ही क्यों है? जब आप क्वेश्चन करोगे नीचे लिख देगा जी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज 5 लाख, ठीक है जी? तो 5 लाख को नए रेशियो में बांट देंगे, जो भी बैलेंस होगा वो हम कर लेंगे। कभी कभी क्या करता है बेटा, एमसीक्यू में एंट्री पूछ लेता है। एंट्री सुनना कैसे? पूछूं? एमसीक्यू पूछ लेता है, मतलब पूछूं? चलो ठीक है, सब तैयार हो ना? एक ही बार बोलूंगा, दोबारा क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, ध्यान से सुनना। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, क्वेश्चन बोलेगा एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। एडजस्टेड कैपिटल पता कौन सी होती है? जिसमें सारी एडजस्टमेंट, रिवॉल्यूशन, गुडविल वुडविल सब हो चुकी है, वो इज गिवन 1,80,000 ए की और 1,70,000 बी की। 180 ऑफ ए और 1,70,000 ऑफ बी, ठीक है जी? क्लियर है जी? पक्का? अब आगे बोल दिया टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज ₹5 लाख और न्यू रेशियो भी 3:2 है। अब बताओ डिफरेंस अमाउंट पार्टनर लेके आएंगे जी, लेके आएगा या लेके जाएगा? तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे? ए और बी 2 पार्टनर है, दोनों की कैपिटल इज गिवन। ए की कितनी बताई? 180 और दूसरे कितनी है? 170, है ना? ये एडजस्टेड कैपिटल है इनकी। अब कितनी रहनी है इनकी कैपिटल? न्यू फॉर्म की कैपिटल कितनी है? 5 लाख। तो इसकी कितनी हो गई? 3 लाख। और इसकी कितनी हो गई? 2 लाख, है ना?
तो बताओ ये 1,20,000 इसका डिफरेंस आ रहा है, क्या करेगा? लाएगा, ले जाएगा, ये भी लाएगा और ये भी 30,000 रुपये लाएगा। एंट्री क्या बनेगी? पैसा आ रहा है तो बैंक बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल और टू बी इज कैपिटल। बात समझ में आ रही है जी? कितनी क्लियर है जी? समझ में आ गया? दूसरा केस, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म नहीं दे रखी आपको, ये हटा देता हूं। क्वेश्चन वही है, ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल दे रखी है 180 और 170। कितनी दे रखी है? 180 और 170। आपसे कह रहा है कि इनका जो नया रेशियो है वो इक्वल है, न्यू पीएसआर इज इक्वल, चेंज इन पीएसआर में तो बताएगा ना न्यू रेशियो क्या है, इक्वल ही है, ठीक है। और ये अपनी कैपिटल को न्यू रेशियो के हिसाब से क्या करना चाहते हैं? एडजस्ट करना चाहते हैं, और जो बैलेंस अमाउंट है उसको करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है। नताली क्वेश्चन समझ में नहीं आया? समझ गए? एडजस्टेड कैपिटल इज गिवन, कह रहा है न्यू रेशियो इज इक्वली, जो भी इसका जो भी एडजस्टमेंट होगा वो करंट अकाउंट के थ्रू होगा। तो बस मुझे ये बता दो, एंट्री बता दो दोनों की, अलग अलग एंट्री होंगी दोनों की। हाँ, दो पार्टनर है तो दोनों की अलग एंट्री होंगी। हाँ जी, बैंक डेबिट तो आप तो पहले ही गलत हो गए, आप बाहर हो गए, आप स्प्लिट विला से बाहर होते हो। अब बताओ कौन सा वाला विला चलोगे आप, पैसा विला या प्यार विला? प्यार विला तुम्हारे लिए बनानी, और पैसे विला में हम तुम्हें जाने नहीं देंगे ना बेटा ना, यही तो दिक्कत है। क्या होता है ये स्प्लिट विला, स्प्लिट विला? ओ रियलिटी स्लो, स्लो रियलिटी स्लो। हाँ जी, बताइए सृष्टि जी। बेटा देखो, अगर आपको एक क्वेश्चन अकाउंट में आए बनाने को, आप इसको एडजस्ट कर लोगे बड़े आराम से, मुझे बड़ा सिंपल लगता है एडजस्टमेंट में, है ना जी? अगर आपको क्वेश्चन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को आता, आप इसको आराम से कर लेते। गलत है, बोल रहा हूं जब करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करनी है। आइए देखते हैं, चलो समझो अब क्या करेंगे, ठीक है जी? भाई सिंपल समझो, इनकी एडजस्टेड कैपिटल कितनी है? 180 और 170। अब मुझे एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? टोटल कैपिटल चाहिए, है ना? तो पिछले केस में टोटल कैपिटल दे रखी थी कितनी? 5 लाख, हमने कर लिया, बट यहां पे टोटल कैपिटल दे नहीं रखी, तो भाई निकालना बड़ा मुश्किल है इस वाले चैप्टर में। भैया जितने भी पार्टनर हैं, ए बी 2 पार्टनर है, तीसरा सी भी होता, तो जितने भी पार्टनर उनकी जो एडजस्टेड कैपिटल उसको क्या कर लीजिए? कंबाइन कर लीजिए, एग्रीगेट कर लीजिए, टोटल कर लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है जी? तो चलिए टोटल कैपिटल आ गई जी 180 170 3.5 लाख। बोलो बात समझ में आई? कितनी आ गई? 3.5 लाख। मुझे चाहिए सिर्फ जनरल एंट्री। अच्छा, अगर मैं अकाउंट बना रहा होता तो ये 3.5 लाख को टू बैलेंस सीडी लिखता पार्टनर्स कैपिटल में, और फिर जो भी डिफरेंस आता वो करंट अकाउंट में डाल देता। वो हमारे लिए आसान होता है ना, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखना। तो पर जब जनरल एंट्री एमसीक्यू में पूछ लेना ऐसे में, तो बच्चे हिल जाते हैं, है ना? फिर वहां बस डटे रहते हैं वो बच्चे जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी है, जिनको चीजें याद रहती हैं, है ना? जो ये विला पिला ना देखते हो। समझ में आ रही बात? आइए, तो बेटा 3.5 लाख को जरा न्यू रेशियो में बांटना, कितना आएगा? इसके हिस्से में कितना है? 1.75, तो इसके में भी कितना है? 1.75। बात को समझो, इन भाई साहब की कैपिटल पहले कितने की थी? 180 की, अब कितनी हो रही है? इसकी कैपिटल को कम कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं? कम कर रहे हो ना, और कैपिटल को कम करते हैं तो क्या करते हैं हमेशा, पता है ना इतना? तो जी एंट्री क्या हो गई? एज कैपिटल डेबिट टू एज करंट अकाउंट। अगर ये पैसा लेके जाता, वरना 180 से 175 लेके जाता तो टू बैंक लिखते। एंट्री समझ लो बेटा, बहुत जरूरी है ना? तो ये 5,000 5,000। चलो बेटा, अगर इतना समझ में आ गया ना, तो दूसरे की एंट्री कमेंट में लिख देना है। तुम्हें पता है ना कमेंट कहाँ पे आती है?
लिख जरूर देना, देखेंगे किस किस को याद है। ठीक है जी, आ गया समझ में ना? नहीं आया? बताऊं दूसरे की? ठीक है, लिख दियो। कह नहीं सर, अब कमेंट में बताऊंगा। भैया देखो, इस चैप्टर में तो यही दो तरीके की एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, इसके अलावा कोई तीसरी पढ़ी हो तो बताओ। क्या लग रहा है सृष्टि, घर पे बैठ के पढ़ लेती, बोर कर रहे हैं यहाँ पे, है ना? हाँ, हो सकता है लग रहा हो किसी को, मीशा को लग रहा होगा, वरना अगली बात सुनिएगा। दूसरा चैप्टर कौन सा है जी हमारा? एडमिशन, मतलब चैप्टर नंबर 4। एडमिशन में क्या इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है? वैसे तो सारी बातें ऑलरेडी कर चुका हूँ, प्रीमियम फॉर गुडविल वाली कर चुका हूँ आपसे, है ना? और उससे पीछे तो कुछ है ही नहीं। क्या है? न्यू रेशियो निकालने का है। अब न्यू रेशियो में ध्यान रखना भैया, वो फ्रॉम इज शेयर और फॉर इज शेयर जो होता है ना, ऑफ इज शेयर फ्रॉम इज शेयर वाली बात, उसको बस ध्यान रखना, और तो कुछ है नहीं। उसके बाद जो आता है दूसरा, कौन सा आता है हमारा? है जी, हिडन गुडविल। हाँ, हिडन गुडविल अभी बताते हैं। बताओ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? बेटा हिडन गुडविल क्या होती है पता है तुम्हें? याद है? कुछ भूल गए? बड़ी मुश्किल चीज है हिडन गुडविल निकालना, है ना? आइए जरा बात करते हैं इसकी भी फटाफट से। ध्यान से सुनिएगा जी मेरी एक बात, एक मिनट रुक। हिडन गुडविल निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सेम जो टोटल कैपिटल अगर आपको निकालने आते तो आप हिडन गुडविल आराम से कर लोगे, ठीक है ना? तो बताओ। बेटा अभी सुनो, देखो इस वाले चैप्टर का जो था ना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जैसे यहाँ पे थी, यही सेम एडजस्टमेंट का जो तरीका है वो किस में है? एडमिशन में भी है, रिटायरमेंट में भी है, सब में है। ठीक है, डेथ में आता ही नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे, बस ये समझ लो। तो हिडन गुडविल बाद में बताऊंगा, पहले ये समझो टोटल कैपिटल कैसे निकालोगे। एडमिशन वाले चैप्टर में टोटल कैपिटल निकालने का तरीका क्या होता है? नया पार्टनर आया, 5 लाख रुपया लाया, तो शेयर भी बताएगा ना भाई कितने शेयर के लिए आया है। वो बोल रहा है जी 1/4 के लिए आया। कितने के लिए आया? 1/4 के लिए। वो भाई 5 लाख रुपए लाए हैं, 5 लाख रुपए लाए कितने शेयर के लिए? 1/4 के लिए। तो मुझे एक के बराबर चाहिए, तो एक को छोड़ दो, 4 को ले जाओ, तो इंटू 4 कर दो बस। तो कितना हो गया जी? 20 लाख रुपए हो गया नहीं? तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज 20 लाख। कितनी है? 20 लाख। अब इसको क्या करिए? न्यू रेशियो में बांट दीजिए। किसमें बांट देंगे? न्यू रेशियो में। अब बच्चों यहाँ पे ना एक चीज और बताऊं, जब नॉर्मल केस होता है कि ए और बी दो पार्टनर थे, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को जो बोल रहा हूँ, ए बी पार्टनर थे, 3-2 का रेशियो था, नया पार्टनर आया सी, कितने के लिए? 1/5 के लिए। ऐसे बोला हुआ है। क्या न्यू रेशियो दे रखा है? नहीं दे रखा ना। ओल्ड रेशियो दे रखा है और सी का रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो तो दे नहीं रखा। तो न्यू रेशियो क्या लेंगे नतालिया? मुझे पता था ये लड़की यही बोलेगा, मैं ना सही बता रहा, इसका सर फोड़ देना। अभी पीछे से भी किसी की आवाज आई थी इक्वल की, इसका इसने उसका सुन के बोल दिया। बेटा मैं फिर कह रहा हूँ, कभी भी ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान से सुन लो, ध्यान रखना, कसम है तुम्हें मीशा के एक्स की। सुन रहे हो? सुन लो, मार नहीं रहा, रो मत। बेटा ध्यान से सुन लो, प्लीज ध्यान रखना। अगर आपको ओल्ड रेशियो नहीं दे रखा है तो क्या लेंगे? इक्वली।
अगर ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो क्या ले लेंगे, इक्वली। लेकिन अगर क्वेश्चन ने न्यू रेशियो नहीं दिया तो भाई न्यू रेशियो तो निकाल सकते हो आप, इस केस में न्यू रेशियो निकाल नहीं सकते। ओल्ड रेशियो इज 3:2, 1/5 के लिए आया तो 1 - 1/5 करेंगे कितना आएगा, 4/5, 4/5 इंटू 3/5, 4/5 इंटू 2/5, निकालना नहीं आता ये वाला, तो ये बोलते ना निकाल लेंगे। पर मैं आपको टाइम बचाने की एक निंजा टेक्निक बता रहा हूँ कि जिससे कि आपको रेशियो निकालना ना पड़े। बेटा ये आया, ठीक है, इसको 5 कर लो, इसको 25 कर लो, है ना, इसी के हिसाब से बताता हूँ। ओल्ड रेशियो क्या था, 3:2, उसका कितना है 1/5, हाँ है ना। तो अब हमें जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम कैसे करेंगे ना, A B C, तो C को कितना देना है 1/5 ना, 25 लाख का 1/5 हमें पता है उसको 5 लाख देने। अगर टोटल कैपिटल 25 लाख है, टोटल कैपिटल कितनी है, तो 25 में 5 तो इसको दे दिए, अब बचे कितने 20, तो 20 किसको देने, A और B को, कितने रेशियो में, उनके 3 और 2 में दे दो। अगर कुछ नहीं बोला है तो नॉर्मल केस की बात करूं तो 3-2 में दे दो, तो इसका कितना आएगा 12 लाख, 8 लाख। तो आप रेशियो निकाल के देख लेना, 12-8-5 रेशियो भी आपका यही आएगा। आ रही बात समझ में, टाइम बचेगा थोड़ा सा। कह रहा है जी वो 1/5 के लिए आया, और वो जो 1/5 है वो किससे लेगा, A और B से इक्वली, किसमें लेगा, इक्वली। तो उस केस में आप निकाल के देख लेना फिर रेशियो, कुछ अगर घुमाता है थोड़ा बहुत तो फिर निकाल लेना। भाई तो नॉर्मल केस होगा तो ये कर लेना, थोड़ा टाइम बच जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर है जी। तो स्टेप 1 तो बड़ा सिंपल है जी, टोटल कैपिटल निकालने का तरीका बहुत सिंपल सा, क्या है, जो पार्टनर की कैपिटल है, इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल दे रखी है वो, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, ठीक है। टोटल कैपिटल आ गई, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो किसमें, नए रेशियो में, और उसके बाद क्या जाएगा आपका जो भी डिफरेंस है, या तो किस में जाएगा करंट अकाउंट में, या किस में जाएगा कैश या बैंक में, ठीक है जी। तो हिडन गुडविल क्या है, कुछ नहीं है बेटा, मजाक है, ध्यान से समझो मजाक क्या है। क्या होता है हिडन गुडविल, सबसे पहले क्या करोगे, गुडविल इज इक्वल टू कैसे निकलेगी, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। बेटा नई फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लो, उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे क्या, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल या न्यू पार्टनर्स कैपिटल। बेटा बच्चे ना गड़बड़ कर देते कि ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल तो माइनस कर देते, लेकिन जो पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल को भूल जाते हैं। भाई हिडन गुडविल क्या है कि हमारी जो टोटल कैपिटल है फर्म की, वो हमारी जो सबकी टोटल कैपिटल है उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर वो डिफरेंस है तो किसकी वजह से, गुडविल की वजह से। बात समझ में आ रही है। अभी जैसे नया पार्टनर आया, उसकी कैपिटल कितनी आई, 25 लाख आई, कितनी आई 25 लाख, टोटल कैपिटल कितनी आई 25 लाख। लेकिन पुराने पार्टनर्स की और वो जो उसके 5 लाख है, उन तीनों को मिला के जो पैसा बन रहा है वो बन रहा है सिर्फ 22 लाख। तो जो 3 लाख रुपए का गैप आ रहा है, इसका कारण क्या है, गुडविल। बात समझ में आ रही है नहीं। अब एक चीज सुनो, क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे दिमाग में क्वेश्चंस क्यों आ रहे इतने, बहुत क्वेश्चन आ रहे दिमाग में। आज जाके क्या करोगे, कल पेपर है ना। अच्छा पेपर के लिए पूजा करा रहे हो, बिना पढ़े बेटा पूजा भी काम नहीं आती, पता तुम्हें है। डाउट नहीं है तुम्हारे, डाउट है ना अभी, तो मेरे बिना कैसे होंगे वो। अरे मैं अभी 2 मिनट में करा रहा हूं, बस 2 मिनट दो बस। हाँ जी, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, फटाफट से सुनिएगा, फिर तोड़ने लगी है इसको। अरे भाई इस डंडे ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है, है? बेटा ए और बी 2 पार्टनर हैं, ध्यान से सुनिएगा। इनकी कैपिटल दे रखी है, एक की 3 लाख रुपए की और दूसरे कितनी दे रखी है 2 लाख रुपए की। क्लियर। मैं आपको क्वेश्चन ना पूरा ऐसे बस बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो। जनरल रिजर्व का बैलेंस दे रखा है 50,000 का, P&L अकाउंट का बैलेंस दे रखा है
60,000 का, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया है 40,000 का, ठीक है जी। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा है बैलेंस शीट में 30,000 का, और गुडविल दे रखी है बैलेंस शीट में अपीयर्ड 20,000 की, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई। सी एडमिट हुआ है फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड ब्रिंग कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख एंड अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम। अब इस क्वेश्चन को आप कितनी देर में कर सकते हो मुझे ये बता दो बस। हिडन गुडविल पूछ रहा हूं, अब कुछ नहीं बोला तो क्या मानेंगे, ये तो हर बच्चे को पता होता है कि भैया P&L अकाउंट का बैलेंस अगर कुछ ना बोला हो तो कौन सा वाला लेते हैं, पता है ना सबको कौन सा लेते हैं। 4 लाख आया आपका, बहुत बढ़िया। देखते हैं, पर मैं आपको जो समझाना है ना, मेरे को, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, हो सकता है आप लोगों ने क्या करा हो, पहले ए और बी दोनों लिखे हों, और जैसे 50,000 है जी, रेशियो दिया नहीं है तो क्या करेंगे, इक्वली बांट दिया होगा आपने, तो 25-25 इसमें आ गया जी, है ना जी। 60,000 को बांट दिया, 30-30 इसमें आ गया जी, 20-20 बांट दिया। करने की जरूरत है नहीं, वैसे बिना बांटे भी हो जाएगा, बात को समझो भाई। हमें क्या करना है, हमें चाहिए क्या, सबसे पहले टोटल कैपिटल निकाल लो जी। अभी जो बताया था टोटल कैपिटल कितनी आई, 2 लाख इंटू 5 कितना आया, 10 लाख, है ना। अब मुझे माइनस क्या करनी है इसमें से, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ इन दोनों की। अब मैं उसके लिए एडजस्टेड कैपिटल अलग अलग निकालने की जरूरत क्या है, आप समझो ना। टोटल करो 3 2 5 लाख। अब जो चीज इनमें प्लस होनी, जैसे ये 50 प्लस करना, ये 50 प्लस करना, ये प्लस करना है, ये दोनों माइनस करने हैं। ये करने के बाद क्या आ जाएगी, एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी। तो इसको डायरेक्ट करना, बस मेरे को जो समझाना था वो ये था, ठीक है ना। किस किस ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, करके किया है ना, तुमने भी पीछे डिस्ट्रीब्यूट करके करा है, डायरेक्ट प्लस करके करा है, झूठ बोल रहा है, समझ में आ रही है नहीं बात। तो बताओ 5 लाख और ये आ गया 6,10,000, 650 माइनस 50, 6 लाख आ गया टोटल। तो 6 लाख ये और 2 लाख ये, 8 लाख माइनस कर दो। कैसे आया बेटा 4 लाख, 2 ही लाख तो आ रहा है। किसका आ रहा है 4 लाख, कैसे आ रहा है। अभी पता है जिनका 4 लाख आया होगा गारंटीज के, वो इसकी 2 लाख की कैपिटल भूल गए होंगे अब भी। अरे भैया याद रखना इसको, आ रही है बात समझ में आदित्य। जो इनकमिंग पार्टनर है उसकी कैपिटल भी तो माइनस करोगे, क्लियर है ना जी। अच्छा क्वेश्चन ने पूछा क्या था आपसे, गुडविल बताओ फॉर्म की आपने बता दी, 2 लाख आ गई। अब क्वेश्चन कहता है जी इसकी गुडविल बताओ सी की, तो इसका क्या करते, 2 लाख इंटू 1/5, तो कितना आया 40,000 आएगा। 4 लाख कहां से आ जाएगा, समझ में आ रही बात। अब यहां पे अगर ये वाली लाइन नहीं बोलता, अमाउंट ऑफ गुडविल भी प्रीमियम वो लेके आया है, बोला है ना लेके आया है यहाँ पे, तो कि जी वो लाया एंड प्रीमियम फॉर गुडविल का जो अमाउंट है वो भी, बात समझ में आ रही है जी। तो इसकी एंट्री अभी क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 20 कैपिटल 40 जो भी है रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो होगा इस केस में 20-20। लेकिन अगर ये वाली लाइन नहीं बोलता तो क्या करते, तो मान के चलते वो पैसा कैश में नहीं लाया, तो एंट्री करते नहीं करते। देखा गर्दन हिल गई, पहले गर्दन हिल गई नहीं, करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। अगर बोल रहा है लाया है तो ऐसे करेंगे, नहीं बोल रहा है कुछ भी तो एंट्री तब भी होगी। कुछ बोला ही नहीं गुडविल के बारे में तो आप देख लेना, हिडन गुडविल निकाल के आपकी आ जाएगी, एंट्री हो जाएगी करंट अकाउंट के थ्रू। समझ में आ रहा है पक्का। इसके बाद एडिशनल कैपिटल, वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल समझ में आ गई इसकी। टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे जी, जैसे अभी बताई, उसके बेस पे इनटू क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर
टोटल कैपिटल आ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रेशियो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक चीज और आती है जिसमें बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, दैट इज प्रोपोर्शनेट कैपिटल। नाम तो सुना ही होगा कि जो नया पार्टनर आ रहा है, ये इसकी गुडविल का पैसा तो बता दिया कि कितना लाया है, उस केस में गुडविल बताएगा, ऑब्वियस सी बात है, बट ये नहीं बताया कि वो कैपिटल कितनी लाया है। क्या नहीं बताया? कैपिटल कितनी लाया है। तो उसको निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए भाई, वो लेके जो आया वो प्रोपोर्शनेट लेके आया किसका, टोटल कैपिटल का। अब टोटल कैपिटल निकालने का तरीका क्या है, अब बात को समझो। अभी हमने ए और बी जो दो पार्टनर थे, इनकी हमने एडजस्टेड कैपिटल निकाली। इस केस में कितनी आई थी, 6 लाख आई थी ना। दोनों की एडजस्टेड कैपिटल कितनी आई, 6 लाख रुपए आई। तो भाई ये जो 6 लाख रुपए कितने के बराबर है, अगर टोटल शेयर होता है 1 में से नए पार्टनर को कितने दे रहे हैं हम, 1/5, 1 में से 1/5 उसको दे रहे हैं ना। तो इसका मतलब जो एडजस्टेड कैपिटल है, टोटल कैपिटल निकालनी है एडजस्टेड कैपिटल के बेस पे, बताओ तो ये कितने के बराबर है, 4/5 के। भाई अगर 1/5 हमने सी को दे दिया तो ए और बी के लिए 4/5 ही बचा ना, है ना। तो ये 4/5 के बराबर है। तो बेटा इसका क्या करो, रेसिप्रोकल, उल्टा। तो अगर 6 लाख इंटू क्या करेंगे, 5/4, तो जो निकल के आएगा वो किसकी कैपिटल आएगी, फॉर्म की टोटल कैपिटल है। किसकी आएगी, फॉर्म की टोटल कैपिटल। बट यहाँ पे फॉर्म की टोटल कैपिटल नहीं चाहिए, किसकी चाहिए, उस पार्टनर की प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो अगर मैं इसी में इंटू कर दूं उसका शेयर, तो मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा और ये आ जाएगा 15, 1/50। बोलो बात समझ में आई। तो भैया प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालते टाइम यहाँ पे वर्किंग में वो एडजस्टमेंट करने को नहीं बोल रहा, सिर्फ कह रहा है क्या निकालिए, प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालिए। तो बेटा प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका, वो तरीका क्या है, जल्दी बोलो। प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, वो क्या है कि सबसे पहले क्या निकालिए, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, है ना, इनटू क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर, रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर। तो उससे क्या निकलेगी, टोटल कैपिटल इनटू कर देंगे उस इनकमिंग पार्टनर का शेयर, जो भी है 1/5, 1/4 जो भी है वो। तो उससे निकल जाएगी उस पर्टिकुलर पार्टनर की प्रोपोर्शनेट कैपिटल। एडमिशन वाले चैप्टर में इसके अलावा कुछ है तो बता दो, कोई भी चीज ऐसी हो, आपने इलस्ट्रेशन देखे हो, कुछ नया दिखा हो। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में कोई दिक्कत, पक्का, बाद में मत बोलना कराया नहीं। रिटायरमेंट पे चलूं, याद दिलाऊं बेटा, रिटायरमेंट में पहले टॉपिक वही आपके कौन सा, न्यू पीएसआर, गेनिंग रेशियो, है ना, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सेम, क्रेडिट इनवॉल्व डेबिट इन जो पहले बताया, उसके बाद रिजर्व सेम, प्रॉफिट लॉस सेम, है ना, WCR IFR सेम, रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल सेम, सब तो सेम ही है। बस फर्क क्या है, जो पार्टनर जा रहा है उसका पैसा किस में जाता है, लोन अकाउंट में जाता है, याद है ना, टू लोन अकाउंट लिखते हैं ना। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो भी लोन लिखेंगे, बोला है लोन अकाउंट तो लोन अकाउंट लिखेंगे। कह रहा इमीडिएटली पे कर दो तो इमीडिएटली पे कर देंगे। आ रही बात समझ में, पे करने के लिए टू बैंक लिखते हैं। पार्टनर कोई एसेट लेके जाएगा तो टू साइड में लिखेंगे, बैलेंस जो होगा लोन में चला जाएगा, है ना। बट उसके बाद कभी कभी कह देता लोन अकाउंट बनाओ, आता नहीं है पेपर में, पर फिर भी एक बार बना के देख लेना। बुक में एक एक इलस्ट्रेशन दे रखे हैं ना, एक एक इलस्ट्रेशन झांक लेना, बस झांक लेना मतलब देख लेना, लोन अकाउंट का और उधर एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट का। सिंपल होता है, डेट डालनी पड़ती है आपको, क्रेडिट साइड में डेट डाल दिया आपने, 1 लाख रुपए का लोन है सपोज, तो उसका पहले क्या लगाएंगे, ब्याज लगाएंगे। कितना लगाएंगे, कितना लगाएंगे, क्वेश्चन ने बोला है तो उतना जितना बोला है, नहीं बोला है तो 6% पर एनम सदा बाहर, है ना। तो 31 मार्च तक का लोन लगाएंगे, पूरे साल का, जितने टाइम उस साल में बचा है। सपोज अगर 30 सितंबर को गया तो 6 महीने का लगेगा, पूरे साल का है तो पूरे साल का लगेगा। इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की जो होगी वो कैसे होगी, टू बैंक होगी। क्या होगा, पहला अमाउंट EMI का 20,000 प्लस इंटरेस्ट का, दोनों चीज जाएंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों जाएगा। क्लियर है जी। तो एक बार देख जरूर लेना, देखो किस्मत कब खराब हो जाए किसी की कुछ भरोसा नहीं है ना। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है मुझे पता है,
पर तुम्हारी अच्छी है नहीं ये मुझे नहीं पता है ना, तो इसलिए कह रहा हूँ एक बार देख लेना, है ना। मैं किस्मत खराब नहीं बता रहा बेटा किसी की, पर फिर भी कह रहा हूँ कि देख लेना। आपने आई थिंक कल किया था, स्नैप भेजी थी आपने या फोटो भेजी थी, जब एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट आप बना रहे थे उस टाइम पे, है ना। ध्यान रहता है मुझे कौन क्या भेज रहा है क्या कर रहा है, समझ रहे हो नहीं। क्लियर है जी। तो एक बार देख लेना भैया, फिर कह रहा हूँ बार बार बोल रहा हूँ। पर इस वाले चैप्टर में भी तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, अरे इसमें तो सबसे ज्यादा केस हैं, 6-7 केस है ना इसमें तो। आओ एक एक करके बात करते हैं। पहला स्टेप 1 बता दो यार, पहले मैं भूल जाता हूँ वो क्या है, वो क्या निकालते हैं पहले, टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं अभी सीखेंगे। बाकी दूसरे में क्या करना है, जो निकलेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का है, और तीसरे में डिफरेंस को ट्रांसफर करने का, कहाँ पे, कैश या बैंक में, या फिर है? कौन बोला लोन अकाउंट, अरे पार्टनर्स करंट अकाउंट दीदी, तुम थे क्या, तुमने बोला था लोन अकाउंट, मारना इसको मैं तुम्हें सोच रहा था, है ना। समझ में आया जी, क्लियर है बेटा। स्टेप 1 कैलकुलेट टोटल कैपिटल, स्टेप 2 जल्दी बताना क्या था। अभी बुक 1 पे ही चल रहे हैं, अभी बुक 2 और बुक 3 भी कराऊंगा, घबराओ मत, सब कराऊंगा अभी, नहीं करना। हाँ 3 बजे तक ही करूंगा, 3 बज गए क्या, पता 10-15 मिनट और, अरे 15 मिनट का बचा है, सुनो बस शॉर्ट में बेटा, रिकैप कराना बहुत जरूरी है, वरना भूल जाओ गड़बड़ कर दोगे इन पॉइंटों पे, इसलिए मैं इन पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। दूसरे नंबर पे क्या था जल्दी बताना, डिस्ट्रीब्यूट करना, और तीसरा क्या था हमारा, तीसरा क्या था, बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे, या तो करंट अकाउंट में करेंगे या कैश या बैंक अकाउंट में करेंगे, यही था। अब यहाँ पे कैपिटल निकालने का तरीका बड़ा सिंपल, पहला दे रखा होगा कैपिटल, दे रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट रुक जाइए। दूसरी कैपिटल क्या है, दूसरा अगर नहीं दे रखे तो क्या करोगे, एडजस्टेड कैपिटल को प्लस करेंगे, जैसे चेंज इन पीएसआर में किया था, हाँ है ना, बात समझ में आ रही है जी। एडजस्टेड कैपिटल क्या करेंगे, प्लस। तीसरा बेटा अगर पार्टनर पे करने को बोल रहे हैं, 2 पार्टनर थे, तीसरा पार्टनर जो जा रहा है फर्म का छोड़ के, उसका पैसा कौन पे करने को बोल रहा है, पुराने वाले पार्टनर्स, तो फिर उन दोनों की एडजस्टेड कैपिटल और जो जा रहा है उसकी जो एडजस्टेड कैपिटल बची, जितना पैसा उसका बचा, तीनों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। आ रही बात समझ में, याद आया कुछ। ए और बी 2 पार्टनर थे, दोनों की जो कैपिटल उसका टोटल कर लो, है ना। और जो तीसरा वाला पार्टनर जो जा रहा है उसका पैसा वो ला रहे हैं, वो कह रहे हैं हम लाएंगे और पे करेंगे, तो उसकी कैपिटल का पार्ट जो वो भी प्लस कर लो, तीनों की कैपिटल को प्लस कर लोगे तो टोटल कैपिटल बच जाएगी, जो वो लाएंगे वो ले जाएगा। समझ में आ रही बात, यही था ना, क्लियर। क्वेश्चन ने बोला अगले केस में कि जी हमारे पास कैश का बैलेंस है ऑलरेडी 50,000 रुपये का मान लेते हैं, उसमें से हमें 40,000 रुपये मेंटेन करना है, तो 10,000 यूज कर सकते हो ना, है ना। तो 10,000 तो वहां से दे सकते हैं, सपोज जो पार्टनर जा रहा है उसका पैसा बना 2,90,000, 290 में से 10,000 तो हम कैश में दे सकते हैं, तो पार्टनर लेके कितना आएंगे, 280। तो टोटल कैपिटल निकालने के लिए प्लस कितना करेंगे, उसके जितना हिस्सा पार्टनर्स को लाना है उतना प्लस करना, कॉमन सेंस है बिल्कुल, समझ में आ रही बात। तो मेरा आपको सजेशन है कि एक एक बार ना इन सब के एक एक एडजस्टमेंट वो इलस्ट्रेशन देख लो, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे कर जरूर लेना, ठीक है ना बेटा। इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। अच्छा डेथ में भी प्रॉफिट निकालने में मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आती होगी। 3 ही तो तरीके, एक तो एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालते हैं, एक सेल्स के बेस पे निकालते हैं उस पर्टिकुलर पीरियड की, या पिछले साल की सेल्स के बेस पे, पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे, तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। पर एंट्री बता दो क्या होगी जल्दी। पी एंडल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स की कैपिटल, पार्टनर की डेथ 31 मार्च को, ये एंट्री क्या करोगे, प्रॉफिट ट्रांसफर की एंट्री क्या करोगे, तो पी एंडल एप्रोप्रिएशन के थ्रू होगी, ध्यान रखिएगा। कभी पी एंडल सस्पेंस लिख दो वहां भी, पी एंडल सस्पेंस तब लिखते हैं जब साल के बीच में हो रखा हो। कभी कभी क्वेश्चन मजाक कर देता है आपके साथ, वो मजाक सुनोगे, सुन पाओगे, सुन लो। क्वेश्चन कह रहा है जी जो पार्टनर की डेथ हुई है ना, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करा विद प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बना के 28 दिसंबर को, कब करा है, 28 अगस्त को मान लो जब मरा है वो तब। तो बैलेंस कौन से एंट्री क्या करोगे, डेबिट किसको करोगे, तो एप्रोप्रिएशन करेंगे, ध्यान रखिएगा। कभी ये सोचा कि पी एंडल अकाउंट सस्पेंस अकाउंट के थ्रू करेंगे। पताती है बात आपको, नहीं पताती ना, पता चल गई ना, इसीलिए तो बुलाया था आज। बात समझो, बहुत सी चीजें ऐसी जो तुम भूल गए हो या पता ही नहीं होंगी तुम्हें,
क्लियर है भाई? अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट 31 मार्च को मर रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो बनता ही बनता है, एप्रोप्रिएशन के थ्रू करेंगे। बीच में मरा है तो पी&एल सस्पेंस के थ्रू करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ने बोल दिया भैया हमने पूरा क्लियर करके क्या करा है, कैलकुलेट करा है एग्जैक्ट अमाउंट, तो वो सीधे सीधे कहना चाह रहा है हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, तो एंट्री पी&एल एप्रोप्रिएशन के थ्रू जाएगी। ठीक है जी। बस एक बार ना इसका जो सेक्शन 37 है उसको और याद रखना। क्या है सेक्शन 37, कोई बताएगा? एनीबडी? एनीबडी? नोबडी? है जी? डेथ के केस में सेक्शन 37 का एक रूल है, रिटायरमेंट में और डेथ में ही हो बस जी। जल्दी थी ना आपको जाने की? अरे इससे पूछूंगा, इसको जाने की जल्दी है। अच्छा आपने बोल दिया कि पापा को आने का 3 बजे का, हाँ तो कोई बात नहीं, 5 मिनट 10 मिनट ऊपर नीचे जाएंगे, जल्दी बताओ। पर मैं कुछ छोड़ना नहीं चाह रहा कल के लिए कि कल दोबारा बुलाना पड़े, इसलिए कह रहा हूँ बेटा। हाँ जी। दो चीजें थी यहाँ पे, ध्यान से समझ लो, याद दिला देता हूँ। एक ही क्वेश्चन है आपकी बुक में, लास्ट क्वेश्चन दे रखा है इसका, उसको देख लेना, और एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, 2 चीज दे रखी है, सुन लो क्या है। बेटा जब पार्टनर की डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट होता है ना, अब वो जा रहा है, उसका जो टोटल अमाउंट बना, लेट सपोज 1,80,000 रुपए बने जो उसको पे करने हैं हमें। कितने बने? 1,80,000 रुपए। कब की बात है ये मरा है 30 जून को, 30 जून को मरा है। उसका अमाउंट कितना बना? 80,000। हमने उसके एग्जीक्यूटर को या रिटायरमेंट के केस में उस पर्टिकुलर पार्टनर को हमने बोल दिया कि भाई हम आपको जो पैसा है वो कब तक सेटल करेंगे? 31 मार्च तक करेंगे। कब सेटल करेंगे? 31 मार्च को। तो अब 31 मार्च को हमें उसको पैसा देना है नहीं देना? अब भाई सिंपल सी बात है, लोन एक तरीके से लोन है तो इंटरेस्ट कितना लगेगा? क्वेश्चन ने बोला 10% तो 10%, नहीं बोला तो 6%। चलो 6% लगा, 10% लगा लेते हैं। 1,80 का 10% कितना होता है जी? 18,000 पूरे साल का। मरा कब है? 30 जून को, तो 9 महीने का लगेगा। 18,000 इंटू 9/12 कितना हो गया जी? 13,500 मेरे हिसाब से। तो आप देख लेना, आप ज्यादा पढ़े लिखे हो बाकी। हाँ 9 महीने का ही तो लगेगा। 30 जून को मर गया तो भाई पिछले 3 महीने में देखना, अगले 9 महीने देखना जिनमें देना है पैसा। 13,500 आया ना, करके देख लेना, 13,500 आएगा। बात समझो। अब ये 13,500 रुपए देने एक, तो दूसरा अब वो कहता है भैया मैं तो इस पैसे को कहीं और ले जाके कहीं और इन्वेस्ट करता, हो सकता है मेरे को प्रॉफिट ज्यादा आता, या मैं तुम्हारे साथ ही काम कर रहा होता तो मुझे हो सकता है प्रॉफिट ज्यादा मिल जाता। और उन्होंने कहा जी हाँ ठीक है, एक काम करो, उनका जो उस साल का जो पी&एल एप्रोप्रिएशन बना होगा उसका प्रॉफिट आपको बताएगा कि 31 मार्च को अगर वो कमाते हैं तो वो कमाते हैं सपोज कितना, लेट सपोज 2 लाख रुपए कमाते हैं। कितना कमा रहे हैं? 2 लाख। तो बेटा इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट। 2 लाख रुपया कमाया, कितना पैसा लगा कमाया? जो 2 पार्टनर हैं ए और बी तो है ही ना पहले से, उनका पैसा प्लस जो सी का 1,80,000 वो भी तो कहीं ना कहीं यूज किया आपने। आएगा ना अभी, सुनोगे तब ना। ये वाला आ गया 13,500 तक, 13,500 आ गया, बहुत बढ़िया। भैया जब आपने वो पार्टनर को रिटायर हुआ है, डेथ हुई थी ना उसकी, उसका पैसा कितना था उस टाइम पे? 1,80 था। और जो 2 पार्टनर थे उनका भी ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। ए का अमाउंट है, कैपिटल के अमाउंट की बात कर रहा हूं बेटा, इसका 1,80 है, और लेट सपोज इसका है 3 लाख और इसका है 2 लाख, इसका है 2,20,000। ठीक, क्लियर है जी? जिस टाइम पे हमने कैपिटल अकाउंट बनाया, जब वो पार्टनर रिटायर हुआ, जिस दिन वो पार्टनर रिटायर हुआ है, डेथ हुई, उस दिन हमने कैपिटल अकाउंट बना के देखा, तो एडजस्टेड कैपिटल जो तीनों की आपको गिवन है, एक की ये, एक की ये, एक की ये। ठीक, अब हमने 31 मार्च तक काम करा, प्रॉफिट कमाया कितने का? 2 लाख रुपए का। तो बेटा ये 2 लाख रुपए का प्रॉफिट अकेले इसके पैसे से नहीं कमा, इसके से नहीं कमा, तीनों से कमाए। तो टोटल कितने पैसे पे कमाया हमने? 2 3 2 5 और 1 6, 7 लाख रुपए लगा के। बोलो बात समझ में आई? तो भैया कहीं ना कहीं इसके हिस्से का प्रॉफिट निकाल सकते हो या नहीं? प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर वो अपना 1,80,000 रुपए लगा के इसी बिजनेस में काम कर रहा होता तो उसका भी तो हिस्सा बन रहा होता कहीं ना कहीं।
180 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसने पूरा पैसा नहीं लगाया, कुछ ले गया होगा इमीडिएटली, तो 180 तो रहा उसका। तो जितना पैसा था उतना पैसा बिजनेस में रहा, उसके हिसाब से उसके हिस्से का प्रॉफिट कितना बना, जस्ट चेक करना है, बताना कितना बनेगा, ऑलमोस्ट राउंड फिगर में देख लो। काटना इसको, एक जो और काट दो इसकी, तो 7, कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हो। 36 डिवाइडेड बाय 7, 5-6 हजार रुपए के आसपास मेरे हिसाब से आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। है जी, क्या बात, 2 लाख है भाई ये, या तो 51,000 आएगा। मैं आपको करके बता, देखो बड़े गरीब बच्चे हैं बेचारे, क्या करूं। 2 लाख डिवाइडेड बाय बेटा 7 लाख इंटू 1,80,000, तो इसके हिस्से का आया 51,400, लो 51,429 रुपये मान लेते हैं। बात समझ में आ रही है जी? बेटा कितना आया, 51,429 रुपये आया। तो अब सिंपल सी बात समझो, अगर वो उस पैसे को इस बिजनेस में रखता और प्रॉफिट का हिस्सा लेना चाहे तो उसके हिस्से में कितना है, 51,429। और अगर वो लोन का इंटरेस्ट ले, एज अ लोन पैसा दे और इंटरेस्ट ले, तो कितना मिलता है उसको, 13,500। कौन सा वाला ऑप्शन बेटर है उसके लिए? बेटा रिटायरिंग पार्टनर के हिसाब से सोचना है, फर्म के हिसाब से नहीं। कौन सा? प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट वाला ना। तो सेक्शन 37 ये कहता है कि भैया इन दोनों में जो भी ज्यादा होगा वही आपको देना है। क्लियर है ना? तो एक इलस्ट्रेशन रिटायरमेंट वाले चैप्टर में नहीं मिलेगा, डेथ वाले में एक इलस्ट्रेशन और एक लास्ट का क्वेश्चन है, वो जरूर कर लेना, है ना। मैंने आपको समझा दिया करना कैसे है, बाकी आप एक बार देख लेना, फिर भी ना आए तो फिर मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। क्लियर है जी? डिजोल्यूशन में कुछ है नहीं मुझे बताने लायक जो मैं आपको बताऊं, बस एक बार इस बार एक क्वेश्चन में पॉइंट था कि पार्टनर के लोन को हम डायरेक्ट पे करते हैं ना, डायरेक्ट पेमेंट करते हैं ना पार्टनर के लोन की, तो एंट्री क्या होती है, लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, और जो बाकी बच्चा अगर प्रॉफिट या लॉस होता है तो रिलायशन में चला जाता है। सपोज 50,000 का लोन था तो 50,000 से डेबिट, 45,000 पे कर दे टू कैश 45,000, तो 5,000 किस में आ जाएगा, टू रिलायशन में आ जाएगा। ठीक है, 50,000 का लोन तो ऊपर डेबिट 50,000, नीचे हमने पेमेंट कितनी कर दी, मान लो 60,000 की करनी पड़ी है, तो नीचे कितना आ जाएगा कैश में 60,000, तो 10,000 किस में चला जाएगा, रियलाइजेशन में चला जाएगा, है ना। लेकिन अभी इस बार ना एक सवाल था, लोन तो रिलायशन में जाता नहीं ना पार्टनर का, पता है ना ये बात। तो बेटा जो पार्टनर को लोन के बदले में, लोन का पैसा देना था, उसके बदले में वो हमारा फर्नीचर ले गया उठा के, एंट्री क्या होगी, लोन का पैसा था उसका 50,000 और वो 50,000 का हमारा फर्नीचर ले गया, एंट्री क्या होगी? बताओ। हाँ जी, पार्टनर्स लोन टू, मतलब समझ में आया आपको? एंट्री बिल्कुल सही है। देखो कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, नो एंट्री बोल देंगे, सर एक लाइबिलिटी खत्म हो रही है, एक एसेट खत्म हो रही है। भाई लोन जो है रिलायशन में गया नहीं, पर फर्नीचर तो रिलायशन से जा रहा है ना, तो हमें लोन को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट, और टू में क्या आएगा, रियलाइजेशन। तो कहीं ना कहीं लोन अकाउंट रिलायशन अकाउंट का किस में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं, तो आप मत करना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं अभी। समझ में आ गई जी बात? क्लियर है ना? ध्यान रहेगा पक्का? कहाँ प्रॉफिट हुआ, तो 45,000 लिखेंगे बस, सेटलमेंट हो गया ना भाई। लोन कितने खत्म किया तूने, 50 का, और रिलायशन से कितना जा रहा है तेरा, 45, तो रिलायशन में तो 45 ही लिखेगा ना। बात समझो, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज आपका कितने का है, 50, आप क्या कह रहे हो, 50,000 का लोन है, और क्या कह रहे हो 45 का फर्नीचर लेगा तो भी 50 ही आएगा लोन का। रिलायशन अकाउंट में फिर भी आप बाय क्यूज लोन कितना लिखेंगे, 50 ही लिखोगे यहाँ। बट अगर ये 5,000 रुपये आप कैश में पे कर रहे हो, 45 का फर्नीचर लेगा, 5,000 रुपये कैश पे कर रहे हो, अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता तो 45,000 रिलायशन में आता, बाकी 5,000 किस में जाता, कैश या बैंक में। आ रही बात समझ में?
और अगर प्रॉफिट लॉस वाला केस होता कि कैश से पेमेंट कर रहे हैं, 50 के बदले में 45 का कैश दिया, 5,000 रुपये किस में जा रिलेशन, तो फिर 5,000 ही आता रिलेशन में। तो लोन इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है रिलेशन में, लेकिन तब आएगा जब उससे प्रॉफिट या लॉस होगा। ध्यान रहेगा जी, कोई दिक्कत? तो पहली बुक में तो इसके अलावा कुछ है नहीं। दूसरी और तीसरी बुक में शायद ही कुछ बचा होगा जो छोड़ा हो। कैश फ्लो हो गया बेटा। कैश फ्लो में प्रोविजन और मशीनरी अकाउंट बना के देख लेना, है ना। अकाउंट कब बनाना है ये आपको पता ही होगा। अगर एडजस्टमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो बनाना है, नहीं है तो नहीं बनाना है। कैश फ्लो में अगर बात करें तो एक फाइनेंसिंग नॉन फाइनेंसिंग कंपनी में डिविडेंड का जो पॉइंट होता है उसको जरूर ध्यान रखना, है ना। और 2-4 पॉइंट और जो इलस्ट्रेशन में उनको देख लेना। टैक्स पेड और टैक्स मेड पे ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन ने टैक्स पेड बोला है मेड बोला है। मेड बोला है तो मेड के हिसाब से करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाओगे तो मेड आएगा तो क्रेडिट में लिखेंगे, पेड आएगा तो डेबिट में लिखोगे, है ना। कुछ नहीं बोला है तो क्लोजिंग वाले को ऊपर क्या करते हैं प्लस, ओपनिंग वाले को नीचे क्या करते हैं माइनस, है ना। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट कहां जाता है, ऑपरेटिंग में प्लस करते हैं, ऑपरेटिंग में प्लस करते हैं ना। लेकिन ध्यान से सुनो बेटा, क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया था कि मशीनरी थी जी 50,000 की, कितने की थी, सोल्ड करी हमने, कॉस्टिंग 50,000, सोल्ड फॉर ₹60,000, उसका डेप्रिसिएशन आज तक था 10,000 का, प्रॉफिट कितने का हुआ। मशीनरी खरीदी थी 50 की, उस पे आज तक का डेप्रिसिएशन था 10 का, तो बची कितनी 40, बेची कितने में 60 में, तो प्रॉफिट कितने का 20,000 का, प्रॉफिट कितने का 20,000 का। क्वेश्चन ने आगे साफ शब्दों में बोल दिया एंड द प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, पूरी बात सुन लेना, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो मुझे बताओ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब हम वहां पे प्लस करते हैं ना, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट करते हैं ना, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में प्लस करते हैं गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, हाँ अरे सॉरी माइनस करते हैं, गेन को माइनस करते हैं और लॉस को प्लस करते हैं, याद है ना वो। तो मुझे बताओ यहां पे कितना प्लस करूंगा, है जी, आप बोले कुछ 20,000, हाँ जी हाँ जी, बाकी लाओ डंडे का पूरे का नाश कर दिया, अरे चिपक और रहा हाथ में, हाँ जी जल्दी बताओ, फिर से बोलूंगा क्वेश्चन, क्वेश्चन फिर से बोल दूं। अरे 50,000 की एसेट थी, 10,000 का डेप्रिसिएशन था, बेची कितने में 60,000 रुपए में, है ना। एंड द प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल जब ये बोला है भाई, बताना तो कितना प्लस करूंगा, वो माइनस करूंगा पर गेन ऑन सेल के नाम से, हाँ जी। अगर ऐसा पॉइंट पेपर में आए तो इसको सही वही बच्चा करेगा जिसने ध्यान से चीजें पढ़ी है समझी है, जिनको समझाई गई है, रटवाई नहीं गई है, समझाई गई है। नहीं वो तो आएगा, वो तो मुझे पता है, नहीं उसमें वो वाला डेप्रिसिएशन आता ही नहीं ना, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन है ये तो, उसके लिए आप एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाओ, उसमें जो बाय डेप्रिसिएशन आएगा वो वाला जाता है ऊपर, वो तो आएगा, उसकी तो बात छोड़ो, मैं डेप्रिसिएशन की बात ही नहीं कर रहा। मैं पूछ रहा हूँ कैप ये जो आएगा क्या नाम, गेन का पैसा आएगा नहीं आएगा ये बता दो बस, और आएगा तो कितना आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा ये बता दो बस। ऑब्वियसली बात है भाई, 2 जगह तो जाएगा, भाई ने बोला 2 जगह जाने का तो जाने का, तू बोल आगे, है जी। हम्म। अगला सवाल भी है मेरे फिर दिमाग में आ गया जल्दी से, अरे दिमाग क्वेश्चंस बहुत है, आलसी इतना हो ना, बस किताब पे नहीं उतार पा रहा, नहीं तो किताब ऐसी बना दूं ना जानो कैसी, आलसी हो ना इसलिए। तुम बताओ बेटा अभी, हाँ जी, अरे हाँ ना कुछ तो बोल लो, टाइम पास क्यों कर रहे हो। हाँ 20,000 जान चाहिए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पता नहीं, हाँ जी क्यों नहीं जाएगा, फंस गई है बेटा। एक बात आपको पता नहीं आपके टीचर ने कैसे पढ़ाया है ना, उसी टीचर की बात कर रहा हूँ जिससे आप पढ़ रहे हो, जिसने आपको पढ़ाया है, मुझे नहीं पता उसने आपको कैसे पढ़ाया है, हाँ हाँ पढ़ाया है, पर मेरी बात सुनना, अगर आपको पढ़ाया हो उस हिसाब से तो एक चीज ध्यान करना,
वो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज वो है एंड ये क्या कह रहा हूँ इसको बोल रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वाली जो लाइन है उसके नीचे कौन सी वाली आइटम आती है? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग। और उल्टा करते हैं, शायद आपके टीचर ने पता नहीं बताया नहीं बताया, मैंने तो बताया कि अगर कोई चीज पहले पी एंड एल में क्या हुई थी प्लस और वो ऑपरेटिंग की नहीं है, वो ऑपरेटिंग की नहीं है तो माइनस करेंगे, बताया था। और कोई चीज ऊपर क्या हुई थी पहले माइनस, पर वो नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग की नहीं, तो उसको क्या करेंगे उल्टा प्लस करेंगे, यही बताया था। अब मैं आपसे यहां पे क्या कह रहा हूं कि भैया 20,000 का प्रॉफिट तो हुआ बट उसको हमने ट्रांसफर कहां कर दिया? कैपिटल रिजर्व में। क्या पी एंड एल में गया? सवाल ये है क्या पी एंड एल में गया है जी? और जब वो पी एंड एल में गया ही नहीं तो प्लस हुआ नहीं होगा। नहीं आ रही है समझ में? अरे जल्दी बोलो बेटा, पी एंड एल अकाउंट बनाते हो ना, पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहां लिखते हैं बाय गेन ऑन सेल, कितने का? 20,000 का लिखता मैं, हाँ है ना। एंट्री क्या बनी इसकी? एंट्री क्या बनी इसकी? इसकी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू, इसकी एंट्री क्या बनी मुझे बताइए। तो गेन ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, पहली एंट्री क्या बनी? गेन ऑन सेल टू पी एंड एल। अगर मैं ये करता तो मैं यहां पे क्या करता, इसको माइनस करता, पर मैंने अभी क्या बोला कि जो गेन हुआ है मैंने ट्रांसफर ही कहां करा? हो कैपिटल रिजर्व में। किस में ट्रांसफर करा है? कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री क्या हुई मेरी? गेन टू कैपिटल रिजर्व। जब मैंने एंट्री ये करी है तो इस एंट्री का इस एंट्री से कोई लेना देना है ही नहीं। जब मैंने एंट्री ये करी है तो ये पी एंड एल में गया ही नहीं, और जब जो चीज पी एंड एल में गई ही नहीं तो इसका मतलब वहां पे प्लस हुई नहीं, और प्लस हुई नहीं तो माइनस करने का कोई लॉजिक बनता ही नहीं। आ रही है बात समझ में? नहीं भाई साहब, आ रही समझ में? नहीं आ रही? याद रहेगा? देखो ऐसा पॉइंट आ जाता है, बहुत अच्छी बात होती है वैसे आ जाए तो ध्यान रखना। मैंने फिर कह रहा हूं, देखो जब आप कैश फ्लो बनाते हो, सुन लो एक बार, कैश फ्लो बनाते हैं तो कैश फ्लो में क्या करते हैं? सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालते हैं। निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है, वो क्या है? इस साल का जो प्रॉफिट है, बैलेंस शीट दी होती है ना, बैलेंस शीट, उसमें से इस साल का प्रॉफिट लेते हैं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर लेते हैं, है ना, ये लेते हैं ना। अब उसमें हम क्या करते हैं? तीन चीजें प्लस करते हैं, जी डी और पी। क्या प्लस करते हैं? जी डी और पी। जी फॉर जर्नलिज्म, जो पैसा जर्नलिज्म से ट्रांसफर हुआ। अच्छा मेरा एक सवाल और था, मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, एक सवाल और आ गया है, वो ये है, आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा होता है। बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में दो चीजें दे रखी है, सरप्लस दैट इज बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का चेंज दे रखा है, ठीक है वो तो ले लोगे आप। दूसरे नंबर पे कैपिटल जो दे रखा है, पहले कुछ नहीं था अब दे रखा है 50,000 का, पहले 0 था अब 50,000 है। क्या करोगे? प्लस करोगे माइनस करोगे? कह रहा कुछ नहीं करें, क्यों? हाँ लाडले, हर जगह थोड़ी ना, सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है फिर भी तो करता है। बेटा बात को समझो, कैपिटल जब कभी भी ना कैश में आता नहीं है, बात को समझिएगा मेरी। अगर आपके जहन तक पहुंच रही हो, जहन बोलते क्या बोलते हैं, हाँ जो भी है, जहन वहन जो भी है, वहां तक ये बात पहुंचे तो इसको समझने की कोशिश करना। कैपिटल रिजर्व होता क्या है? रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व पढ़ा होगा ना आप लोगों ने बचपन में। क्या होता है कैपिटल रिजर्व? कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट। मैंने कोई एसेट बेची, वहां से प्रॉफिट हो गया, कैपिटल रिजर्व में गया। बात समझ में आ रही है जी? या फिर मैंने फोरफिट करे शेयर्स, शेयर को फोरफिट करा, फोरफिट करने के बाद जब री इशू कर रहा हूं तो उसके बाद पैसा किस में आया? कैपिटल रिजर्व में आया। यही तो होता है कैपिटल रिजर्व। आ रही बात समझ में? इसको प्लस करेंगे नहीं करेंगे? देखो अगर क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट है, जैसे ये वाला पॉइंट अभी मैंने बताया ना, ऐसा कोई पॉइंट दे रखा है, भाई साहब सुन लेना एक मिनट, ऐसा कोई पॉइंट दे रखा है कि जो प्रॉफिट बढ़ा, गेन ऑन सेल हुआ, क्या हुआ? गेन ऑन सेल, उसको हमने किस में भेजा? कैपिटल रिजर्व में। तो उस केस, और वो भी सपोज ये भी 50,000 है, वो 50,000 है, तो इसका मतलब पहले कुछ नहीं था, 50,000 जो बढ़ा वो इसकी वजह से बढ़ा, तब तो नहीं करेंगे, तब तो नहीं होगा। लेकिन कुछ नहीं बोला है
और दे रखा है सिर्फ, और पूरे क्वेश्चन में और कहीं पे कैपिटल का जिक्र नहीं है तो कर लेना। आ रही बात समझ में? और किस में करोगे? नहीं, कौन सी एक्टिविटी में जाएगा कैपिटल? डिपेंड करता है। देखो अगर कुछ नहीं बोलेगा तो फाइनेंसिंग में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली जो पैसा है वो फोरफिटेड शेयर्स का होगा, और फोरफिटेड शेयर्स पे जो पैसा है वो मिलता है, तो मिलता है तो क्या करते हैं उसको प्लस करते हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा। क्लियर हो गई बात? और बेटा जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकाल लेते हैं ना, तो उसमें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स आती है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। बस आपको मशीनरी अकाउंट बनाना आना चाहिए। तो प्लीज अपने इलस्ट्रेशंस में जितने भी है, मैंने बोला था बनाए नहीं होंगे अभी तक, आप लोगों ने चेक किए नहीं होंगे, आप आए नहीं थे शायद, उस दिन आए थे। हाँ, आपको क्या जरूरत पड़ी है? एक बार ना बुक के सारे इलस्ट्रेशन देख लेना। देख लेना इन द सेंस, आप क्वेश्चन पढ़ा, बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट दे रखी है, इक्विटी शेयर कैपिटल पहले 10 लाख की थी, अब कितनी होगी? 15 लाख हो गई। पॉइंट दे रखा है क्वेश्चन ने नीचे, बोनस शेयर 5:1 में दिए। याद आया? हाँ याद आया ना, वही समझा रहा हूँ। पहले 10 लाख के थे, अब कितने हो गए? 15 लाख के हो गए। नीचे पॉइंट दे दिया कि बोनस शेयर दे रखे किस रेशियो में? 5:1 में, यानी कि हर 5 शेयर के बदले में 1 शेयर दिया एज अ बोनस हमने। तो हमेशा ओपनिंग पे चेक करोगे, ओपनिंग कितने के? 10 लाख के। तो 10 को अगर 5 से डिवाइड करो कितना आएगा? 2 लाख। तो 2 लाख रुपए तो शेयर, बोनस शेयर से बढ़ा, पैसा आया गया? हाँ जी, बोनस शेयर में पैसा आता है जाता है? लिख के बताता हूँ ना, ऐसे कहोगे पता नहीं क्या चल रहा है। ऐसे दे रखा है, यहाँ 10 लाख के बोनस शेयर है, वो शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल इज गिवन 10 लाख 15 लाख। ठीक है, नीचे पॉइंट लिखा है कंपनी ने बोनस शेयर इशू करें इस बार। क्या करें? बोनस शेयर इन 5:1, 5:1। इसका मतलब क्या है कि 5 शेयर के बदले में 1 शेयर क्या दिया है हमने? बोनस दिया है। तो कितने रुपए के दिए बोनस शेयर? तो 10 लाख डिवाइडेड 5, तो कितना आया? 2 लाख है ना। तो 10 लाख से अगर 12 लाख होता, 10 से कितना होता? 12, तो 2 लाख के से बोनस शेयर थे, किसी भी एक्टिविटी में नहीं आता, किसी भी एक्टिविटी में नहीं आएगा, है ना बेटा। 10 से अगर 12 होता तो किसी में नहीं आता, लेकिन हो कितना रहा है? 15। तो जो 5 लाख से बढ़े, लेकिन 5 लाख में 2 लाख तो बोनस के थ्रू बढ़े, तो बाकी 3 लाख किससे बढ़े? कैश से बढ़े होंगे। कुछ नहीं बोला तो कैश से मानोगे, तो उसको क्या कर देंगे वहां पे? इन्वेस्टिंग में, उसमें फाइनेंसिंग में प्लस। मैंने पॉइंट पढ़ा, इक्विटी शेयर कैपिटल पहले 10 के थे, 15 के थे, पॉइंट देखा, इसका दिमाग में कैलकुलेशन कर लिया। अच्छा 2 लाख रुपए नहीं आएंगे, 3 लाख रुपए जो कौन सी एक्टिविटी में आएंगे? फाइनेंसिंग में। पर जाके चेक कर लो, फाइनेंसिंग में 3 लाख लिखा, ओके सही लिखा है। समझ रहे हो? नहीं लिखा है, कुछ और लिखा, आपने कुछ और सोचा, आपने सोचा 5 लाख, आपने सोचा 5 लाख आएगा, लेकिन उसमें लिखा 3 लाख। या तो उसमें कहीं ना कहीं सॉल्यूशन में कहीं तो दे ही रखी होगी चीज, नहीं दे रखे तो आप मेरे से पूछ सकते हो, जैसे आप पूछते हो, है ना जी। तो मैं क्यों कह रहा हूँ, इलस्ट्रेशंस में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा मिल जाएगा आपको जिसमें हो सकता है आप अटक रहे हो या आपने कभी पढ़ा हो ना आया हो याद। जैसे शेयर्स में एक पॉइंट आता है कैश बुक बनाने वाला, शेयर्स वाले चैप्टर में कैश बुक के लिए क्वेश्चन आ जाता है ना। आप वैसे पेपर में नहीं आता, पर मान लो गलती से इस बार आ गया तो। अरे कैश बुक क्या है? कैश बुक में बड़ा सिंपल था बेटा, जैसे पहली एंट्री क्या करते हैं हम? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। 11th में आपके टीचर्स ने आपको शायद बताया नहीं कि जितनी भी कैश वाली ट्रांजेक्शन होती है ना, जब बड़ी ट्रांजेक्शन होती है वो कैश बुक में जाती हैं। क्रेडिट वाली जो होती है, परचेज वाली परचेज बुक में जाती है, सेल्स वाली सेल्स बुक में जाती है ना। तो जब कैश बुक बनाते हैं तो जो कैश वाली और बैंक वाली ट्रांजेक्शन वो किस में चली जाती है? कैश बुक में। तो पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। तो ये वाली एंट्री होगी ही नहीं, तो इसको कहाँ लिखेंगे? कैश बुक बनाएंगे ना, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट जो बोलते हैं, बैंक अकाउंट बोल लो या कैश बुक बोल लो, एक ही बात है। तो बेटा एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, बढ़ती है तो डेबिट, घटती है तो क्रेडिट। 11th में बताया था ना भाई, कैश बुक का सिंपल तरीका है, पैसा आएगा तो डेबिट में, जाएगा तो क्रेडिट में। तो यहाँ पे यही आता है, टू डिबेंचर एप्लीकेशन, वो डिबेंचर हो या शेयर्स एप्लीकेशन हो, किसी में बन सकता है। लो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना आया? 1000 शेयर हैं, 12 के हिसाब से करे तो कितना आ गया? 12,000 या 1,20,000 डिबेंचर का आ गया, 100 रुपए के हिसाब से किए।
ठीक है जी। लेकिन हमने इशू किए थे 800, जो ऊपर के 200 उनका पैसा क्या करना है वापस। तो दूसरी एंट्री में ध्यान रखना बैंक वाला पॉइंट नहीं आएगा, बस एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर तो कर दूंगा, कितने से 80,000 80,000 से, बाकी जो 200 शेयर का पैसा है वो वापस कर देंगे, टू सिक्योरिटी पीएम पे आ जाएगा उसमें। जहां पे बैंक है बस बैंक वाला पॉइंट हटा देना, इधर लिख देना बाय डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, कितना 8,000 पे 200 पे 12 दून 2400, 24,000। बात समझ में आ गई जी। 100 रुपए का था ना इसलिए, क्लियर है ना बेटा। कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन देख लेना उसमें यही है, आपको समझ में आ जाएगा। कैश बुक मतलब जहाँ पे बैंक ट्रांजेक्शन है वो वाली एंट्री मत करना, बस उनको ऐसे लिख देना पैसा आ रहा है तो डेबिट में जाएगा तो क्रेडिट में, बाकी जो एंट्री उसके बाद वाली वो एंट्री कर लेना। पेपर में नहीं आता पर फिर भी एक बार देख लेना, ठीक है ना। अच्छा, कोई अकाउंट बनाने को आ जाए जैसे शेयर कैपिटल अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर तो मैंने बता दिया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर भी करा दिया। कोई नया अकाउंट आ जाए शेयर कैपिटल का या सिक्योरिटी पीएम का या किसी और एसेट का आ जाए इन्वेस्टमेंट का, क्या सारे अकाउंट बनाने सिखाऊंगा मैं? आप खुद सोचो कि आपको ऐसी जरूरत है सारे अकाउंट सीखने की? एक बार को मेरे जो दूसरे वाले बच्चे हैं ये अच्छे वाले, ये बोलते तो चलो एक बार को मान लेता, पर आप लोगों को तो मुझे लगता नहीं सिखाने की जरूरत होगी। शेयर कैपिटल का बैलेंस कैसा होता है नतालिया, डेबिट या क्रेडिट? और अगर आपको क्वेश्चन नहीं, ये वाला क्वेश्चन है, इसका मैं आपसे बोलूं शेयर कैपिटल अकाउंट बनाओ तो आप बना नहीं पाओगे। क्या करोगे आप, पहले ऐसे लाइन खींचोगे शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ क्या लिखोगे बाय बीडी कितने का 10 लाख का, टू सीडी कितना 15 लाख की, बोनस शेयर इशू करें जी। तो बोनस शेयर नॉर्मली जो है ना आपको बताएगा किसके थ्रू होते हैं, या तो सिक्योरिटी पीएम या कैपिटल रिजर्व वगैरह यूज होता है उसमें, है ना। तो एंट्री क्या हुई होगी, सिक्योरिटी पीएम या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैं मान रहा हूं हमने सारे इशू करे कैश में, तो बाय बैंक, या आप शेयर एप्लीकेशन के थ्रू एंट्री करके आओ तो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। लो जी बैंक के लिख देता हूं मैं, कितने के 3 लाख के, बाकी 2 लाख के क्वेश्चन ने बोला वेंडर को करें, तो वेंडर का नाम दिया होता है नहीं, या तो नाम लिख दो या फिर क्या लिख दो बाय वेंडर लिख दो। इस अकाउंट को बनाने में दिक्कत आती है क्या, है जी? नहीं आ रही ना दिक्कत? तो एक क्वेश्चन भेज रहा हूं वो कर लेना। तुम्हारे पेपर में एक क्वेश्चन आया था याद है, कौन सा वाला, शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी पीएम वाला अकाउंट बनाने को आया था, जिसे तुम छोड़ के आ गए थे एक एंट्री करने के बाद, आ गए थे ना। वही क्वेश्चन मुझे कल एक बच्ची ने भेजा, बहुत होनहार बच्ची है वो, उसने भेजा और कह रही है सर इसमें तो ये नई चीजें हैं, ये तो आती ही नहीं मुझे, ये तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं, आपने तो सिलेबस ही पूरा नहीं कराया अभी तक। ऐसे ऐसे लांछन लगाए गए मेरे पे रात को। मैं दोस्त की शादी में नाच रहा हूं, पर मेरे को डाउट बताओ। मैं सुबह 4 बजे दोस्त की शादी में से आके सो गया हूं, तो एक कह रही है फोन करके तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? सर क्या है आपको, मैंने 4 बार फोन कर लिया, फोन ही नहीं उठाया जा रहा आपसे, फोन बंद पड़ा है मेरा। अरे 4 बजे आके सोया आदमी, 9 बजे कहां तक आंख खुल जाएंगी उसकी। मैं चलो, मैं अभी बाद में बात करता हूं, तुम आओ सामने आओ। तो शिवानी जी कुछ कह रहे थे? अब बोल रखा है भैया 3 बजे के बाद और 9 बजे से पहले कॉल मत किया करो, वही तो बोला था मैंने परसों भी तरसों भी 2-4 दिन पहले। हाँ तो अरे तो फोन बराबर में होगा तो उठा ही लूंगा, घर पे था दूर चार्जिंग पे लगा के आराम से सोना था मुझे, तो आफत आ गई थी। समझ में आ गया जी। तो ऑल द बेस्ट आप लोगों को आपके एग्जाम के लिए, है मेरी तरफ से जो मुझे लग रहा था कि चीजें बताने की जरूरत है मैंने बता दी हैं। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, मैं डाउट के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, फिर भी बता रहा हूँ आपको, है ना। डाउट्स आप पूछ सकते हो, पर डाउट थोड़े जेन्युइन हो तो ज़्यादा मज़ा आता है ना, ऐसे कोई टुच्चे पुच्चे से डाउट पूछोगे तो मज़ा नहीं आता, ठीक है जी। और अभी क्या करने का, मैं आपको ऑलरेडी देखो सैंपल पेपर वगैरह लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है बेटा। आप लोगों की बुक में ना MCQ जितने भी हैं, ए भाई ये वाली बुक देना। देखो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, कुछ नहीं है बेटा, ये जो MCQs है ना ये वाले प्रीवियस ईयर लिखा है यहाँ पे, पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन 2025 वाली बुक है ये।
इसमें यहाँ एमसीक्यूज दे रखे हैं, है ना, ये सारे एमसीक्यू तो कर ही लेना, बात समझ में आ रही जी, ये वाले एमसीक्यू कर लेना, और चैप्टर्स के बाद वाले जो एमसीक्यू कितने ही होंगे, 50-60 एमसीक्यू होंगे, वो भी कर लो। एमसीक्यूज में नंबर जो कटेंगे ना वो दिक्कत कर देंगे, क्योंकि कुछ एमसीक्यू इनमें होंगे थ्योरी वाले, हो सकता है थ्योरी आप लोगों को ना आती हो, आपके टीचर ने आपको ना पढ़ाई हो, टीचर को भी ना आती हो, अगर मेरे जैसा हो तो, बात समझ रहे हो नहीं, तो इसलिए एक बार वो एमसीक्यू जरूर कर लेना। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया दिमाग में अभी जस्ट, ये पार्टनरशिप डीड को ड्राफ्ट करते हैं ना, पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट की जाती है कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग की जाती है, कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं? हाँ, मेरे को पता था ऐसा ही बोलोगे आप, है ना, बच्चे यही बोलेंगे बेटा, पेपर में सवाल आया था 2022 में जब पेपर हुआ था ना, 21-22 में, टर्म 1 टर्म 2, तो ये सवाल आ गया था।